भी करना। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Hi guys, good afternoon. सर आज गोपाल सर को ही पढ़ाने दो। हाँ हाँ सर। सर आपको अपना टाइम टेबल मिल गया क्या ऑफलाइन का? हाँ स्टार्ट करें। हाँ सर आपको अपना टाइम टेबल मिल गया क्या ऑफलाइन क्लासेस का? नहीं अभी तो नहीं मिला। अच्छा ठीक है सर। तो लास्ट में हम लोग मैक्सवेल बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उधर में मैंने बेसिक सारा फंडा तो तुम लोग को बता ही दिया ऑलरेडी। हाँ सर हमने रिजल्ट भी कर लिया। हाँ हाँ, ठीक सर। है, एवरेज वेलोसिटी वो और एक चीज ये है, एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है, जैसे कि तुमने ये देखा था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इज नॉट द सेम एज द हाफ एम एवरेज स्पीड को स्क्वायर करके चिपका दो, है ना? उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इन जनरल इट इज नॉट द सेम थिंग। तो सिमिलरली जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है तो इसमें जो है अगर तुम बोलो वीपी है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि जिसकी वैल्यू है 2 kT/m या सॉरी 2 kT/2 कैपिटल M। सिमिलरली एक मोस्ट एक्सपेक्टेड एनर्जी भी निकाली जा, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी निकाली जा सकती है, ठीक है। अरे यार सर लगता है अभी मुंबई आपको सूट नहीं होता। ऐसी लग रहा है, मेरा ख्याल है मेरे को वापस ही चले जाना चाहिए। हवा बहुत खराब। सर आपको वापस गोवा जाना है? हाँ आपको वापस गोवा चले जाना है? क्या लेके जाना है सर? हाँ यार चलो सब चलते हैं, क्या करोगे यहाँ पे रह के पढ़ वढ़ के? अभी ना पढ़ के क्या होने वाला है हमारा? बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। तो ये वॉर कर देगा फिर कुछ होने नहीं वाला। हाँ, अरे सर आपको जाना चाहिए सर आपके वो कुत्ते के लिए। वो तो मैं जाऊंगा ही, एक बार देखूंगा क्या कर रहे हो। तो मैं बोल रहा था क्या कि उसे मुंबई लेके आओ ना, फिर उससे बेटर। अरे यार वो मेरा कुत्ता नहीं है ना एक्चुअली, वो जो जिसके घर हम रह रहे थे उनका कुत्ता है वो। ओह अच्छा। सर वो कुत्ते के बिना रह रहे थे तो 2 साल हाँ? आप जब उधर। सर आप जब गोवा में थे तब वो लोग जिसका कुत्ता था वो लोग किधर थे? उधर ही थे वो, एक ही कंपाउंड में, बड़ा सा अच्छा कंपाउंड अच्छा अच्छा। बड़ा सा कंपाउंड था, तो उसका वो उधर उनका भी घर था हमारे घर के बाजू में, तो
और उसी में पूरे टाइम टहलता रहता था, इधर उधर भौंकता रहता था। तो कोई भी उसको खाना खिलाता है, वो कभी खिला रहा है, कभी मैं खिला, और कम्युनिटी कुत्ता था वो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी एक चीज हो सकती है कि भाई तुम बोलो कि लगता है कुत्ता ही याद कर रहा है। कि अगर तुम बोलो कि अगर कंटेनर में रैंडमली हम हाथ डाल के निकाले पार्टिकल, तो तुम रैंडमली पार्टिकल एक उठाओगे तो उसकी एक स्पीड जो सबसे ज्यादा लाइकली स्पीड है उसको तुम वीपी कहते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सिमिलरली अगर तुम कंटेनर में हाथ डालोगे और बोलोगे कि मैं रैंडमली पार्टिकल को पकड़ूंगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, तो सबसे लाइकली जो एनर्जी होगी दैट इज बाय डेफिनेशन कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, है ना, अगर तुम स्पीड नहीं देख रहे हो बल्कि एनर्जी देख रहे हो। लेकिन इट टर्न्स आउट कि तुम उसको ऐसे करके अगर बोलो कि हाफ एम वीपी स्क्वायर लिख दे तो वो उसके बराबर नहीं होगा, जैसे ये इसके बराबर नहीं है। हाँ सर, ये किया हुआ है हम लोग ने। ठीक है, वो उसके बराबर नहीं होगा, और उसके लिए जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन से ही कुछ करना रहता है ना वो। डिस्ट्रीब्यूशन से ही एनर्जी निकालना होगा। उसका लॉजिक ये है कि वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन एफ वी है, जो कि वी के टर्म्स में लिखा हुआ है। तुम इस डिस्ट्रीब्यूशन को एफ ई डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, यानी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन तुम एनर्जी के टर्म्स में भी रीराइट कर सकते हो। यू कैन कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट्स मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा ही तो कैलकुलेट करना है। तो फॉर इंस्टेंस अगर तुम सोचो कि तुमने जो है क्या किया, तुम्हारा एफ वी जो है वो है कुछ कॉन्स्टेंट है जिसको मैं बीटा बोल रहा हूँ, आगे तुम्हारे पास है ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 kT, और इधर है तुम्हारे पास 4 पाई वी स्क्वायर, तो वो 4 पाई भी मैंने बीटा में डाल दिया, सारे कॉन्स्टेंट्स बीटा में चले गए। यह है डिस्ट्रीब्यूशन रिटन इन टर्म्स ऑफ स्पीड। लेकिन अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल सिर्फ पॉइंट मासेस की तरह इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनकी टोटल एनर्जी इज सिंपली देयर काइनेटिक एनर्जी, दे हैव नो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आई कैन से देयरफॉर कि जहां जहां मुझे एम वी स्क्वायर बाय 2 दिखेगा उसको मैं ई कर दूंगा। तो यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ मैं बना देता हूँ m/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वो मान लो वो भी बीटा में घुसा दिया। तो देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अ डिस्ट्रीब्यूशन रिटन इन द वेरिएबल ऑफ एनर्जी। समझ गए तुम लोग? यस। और जब इसको प्लॉट कर लिया जाएगा, जब इसको प्लॉट कर लिया जाएगा फिर फॉर वेरियस एनर्जीज कि ई के अगेंस्ट तुम एफ ई जब प्लॉट करोगे, तो ये भी ऑब्वियसली है तो सिमिलर नेचर का ही, एक्सपोनेंशियल में कुछ है और इधर में कुछ है, तो कुछ बनेगा ये भी ऐसा। इसका जहां पे मैक्सिमम आएगा वो होगा मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, जो तुम निकालोगे बाय डूइंग डी बाय डी ई ऑफ द एनर्जी वर्जन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 0, एनर्जी में लिख के और फिर मैक्स। सो इट टर्न्स आउट कि ये करने से जो एक्सपेक्टेड एनर्जी आती है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो आ जाती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी टर्न्स आउट टू बी kT/2। वेराज अगर तुमने ये किया होता, विच इज द ऑब्वियस साउंडिंग बट इनकरेक्ट थिंग टू डू, तो तुम्हारा जो है kT/kT आ गया होता सिर्फ। तो एक्चुअली जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो इस टाइप से जो आता उसका हाफ है, राइट? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई वुड नॉट से दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द सेम काइंड ऑफ थिंग एज दिस। अगर तुम आरएमएस से एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते कि हाफ एम, और आरएमएस तुम्हारा 3 kT/m होता है अंडर रूट ऑफ, सॉरी एवरेज से, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ,
हाँ, तो अगर तुम ये करते आरएमएस के साथ वहां पे खेल करते, वी मीन के साथ खेल करते, तो तुम वहां पे 8 KT बाय पाई एम लिखते। तो तुम्हारा जो आंसर आता वो आता 4 बाय पाई KT फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, which is definitely not the same as 3 by 2 KT, which is what the correct expected average kinetic energy is. ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का चीज है, but it's not something that you have to remember or anything, it's just that क्योंकि anyway ये डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी तुम कर ही सकते हो वैसे, this is not something very difficult to do, you can differentiate, ये तो differentiable है तुम्हारे लिए, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे इस पे, डी बाई डी करोगे तो एक बार e को करोगे डिफरेंशिएट तो ये वैसे ही रहेगा, एक बार इसको करोगे तो ये वैसे ही रहेगा, और इक्वल टू 0 कर दोगे, आ जाएगा तुम्हारे पास कि e कौन सा होना चाहिए जिससे मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, तो ये तो हो गया ये। यस सर। अब कुछ तो केटीजी के बहुत ट्रिवियल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि तुम लोगों ने थोड़े बहुत केमिस्ट्री में किए होंगे और होमवर्क में दे दूंगा अचीव में से, जो ट्रेडिशनल होता है कि आरएमएस है, डबल है, ट्रिपल है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ जो है बेसिकली जो है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम डिपेंडेंट ऑन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होते हैं। जैसे व्हाइल इट इज ट्रू कि वीपी, वी मीन एंड वी आरएमएस, एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इन सबों में अलग अलग वैल्यूज है, राइट, किसी में अंदर कुछ लिखा है, लेकिन एक बात तो ट्रू है कॉमन अक्रॉस ऑल थ्री कि दे आर ऑल प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। इट डजंट मैटर कि अंदर 2 लिखा है कि 8 बाय पाई लिखा है कि 3 लिखा है। And since they are all proportional to the root of temperature, there are many types of questions which are dependent only on this fact. Like you don't even need to actually like उस problem को करने के लिए, क्योंकि generally सभी speeds हैं. This is on average roughly how fast they are all moving. I mean ठीक है, they have specific meanings, but generally speaking what this means is You're talking about those comparison वाले questions ना? हाँ, comparison वाले question में कह सर रहा हूँ। उसमें तो डायरेक्टली काट दो सर, बस इतना अच्छा रहता है वो। हाँ, तो बस वही मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि इसमें बस ये है कि roughly how fast they are moving. So if the problem is not very precise and you don't need to distinguish between the 3 velocities and it is only about the general motion of the particles, हाँ सर, इसमें तो तो तुम उसमें जो है अपना सिंपली इसको उड़ा के और कहानी खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी भी नहीं है इनफैक्ट जानना कि कौन सा है। जैसे एक क्वेश्चन ये हो सकती है, एक इनफैक्ट ये एप्लीकेशन है केटीजी का कि कभी क्या होता है कि हमारे पास जो है तो एक कोई मटेरियल है, मान लो कोई कंपाउंड है, कोई चीज है जिसका मुझे मोलार मास पता करना है, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं पता करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पार्टिकल्स हैव अ डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर और एन इनवर्स डिपेंडेंस ऑन मास। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब लेते हैं और मेरे पास एक सब्सटेंस है ए। ठीक है, तो ए का पाइल रखा हुआ है यहाँ पे, मे बी इट्स अ सॉलिड पाउडर ब्लू कलर का जो यहाँ रखा हुआ है, ये नोन मटेरियल है, यानी कि आई नो इट्स मोलार मास, दिस इज नोन। दूसरा एक नया मटेरियल अभी बनाया गया है, डिस्कवर हुआ है, बनाया है, सिंथेसाइज किया है, व्हाटएवर, एंड वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो उसका भी कुछ यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है पाउडर फॉर्म में, मान लो दिस इज बी एंड आई डोंट नो अबाउट बी, आई डोंट नो व्हाट इट्स मोलार मास इज। ठीक है, आई डोंट नो एंड आई वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, मुझे ये पता है सेपरेटली, मुझे ये पता है कि ए का जब गैस ए को गैसिफाई अगर कर दिया जाए, ए को कन्वर्ट कर दो इनटू गैस ए बाय हीटिंग, बी को कन्वर्ट कर दो इनटू गैस बी बाय हीटिंग,
और मेरे को somehow ये पता है कि गैस ए जब गैस बी से रिएक्ट करती है तो एक रेड कलर का पाउडर प्रेसिपिटेट हो जाता है वहां, मतलब कि दे बिकम अगेन अ सॉलिड एंड द सॉलिड सेटल्स डाउन। तो मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ पे रखा ट्यूब में। ट्यूब में मुझे लेंथ पता है, ट्यूब का लेंथ या रादर इनकी सेपरेशन पता है मेरे को, ए और बी की जो सेपरेशन है वो मुझे पता है। ठीक है, लेट्स कॉल इट एल। राइट, सर अभी डिस्टेंस दोगे, एट व्हाट डिस्टेंस इट फॉर्म्स? हाँ। तो तुम्हें मुझे ये बताना है कि अगर ये पाया गया कि जो रेड प्रेसिपिटेट बना वो यहाँ बना, मतलब गैसेस जब मीट हुए, उड़े, गर्म कर दिया इनको, दोनों को आग लगाया गया, गर्म कर दिया, तो जब ये उड़े और फिर इनमें रिएक्शन हुई तो जो रेड पाउडर सेटल डाउन हुआ वो यहाँ पे सेटल डाउन हो रहा है। गैसेस तो इनविजिबल है प्रोबेबली, लेकिन जब वो रिएक्ट करते हैं तो रेड पाउडर बन के दिखने लगता है, सेटल हो जाता है। तो इट इज फाउंड कि भाई जो है इधर से 1/4 डिस्टेंस पे ये सेटल हो गया बी से। ठीक है, बी से 1/4 डिस्टेंस पे। So were they heated to the same temperature? That doesn't matter, they were heated to whatever temperature so that they were able to basically become a gas each. ठीक है, but हाँ, of course, in the sense of, are you asking that when they are gases are they at the same? Yes sir, yes sir. When they're yes, that is true, because then again we have to take into account temperature and all. So I'll just say that as gases they are both at the same temperature. Gas A and B are at same temperature. तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम फाइंड करो Ma नोन है और Ma की वैल्यू जो नोन वैल्यू है वो है M, मान लो कैपिटल M। तो इन टर्म्स ऑफ M एंड एवरीथिंग एंड T, सेम टेम्परेचर T, 9 है क्या? 9 है। रुक जाओ एक मिनट। Yes sir. Find the molar mass of substance P। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक तुम लोग सब समझ रहे हो कि कैसे करना है। सब लोग समझ तो रहे हैं कैसे करना है, या किसी को लग रहा है कि ये क्या चल रहा है? सर किया हुआ है सर, ये सम हमने Yes. पहले हाँ सर, gaseous state. ठीक है, बढ़िया है फिर तो। लेकिन उधर हम लोग ने रेट ऑफ इफ्यूजन से हमने सॉल्व किया था। हाँ, एक ही बात है, Dalton's law सीखे। एक ही बात है। इफ्यूजन का भी सिचुएशन है अभी, मैं इसके बाद थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम देता हूँ, वो भी इफ्यूजन से रिलेटेड है। तो चलो मैं बता हमारी देता हूँ। ये वाले चैप्टर में भी वो कोलिजन फ्लक्स, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, वो सब है क्या इसमें? हाँ, लेकिन फिजिक्स में नहीं है, लेकिन फ्लक्स जो है वो मैं बता दूंगा अभी, बिकॉज हम एक प्रॉब्लम करेंगे। तो यू विल लुक एट इट एज अ पैसेज टाइप प्रॉब्लम, लाइक यू आर नॉट सपोज्ड टू नो इट इन फिजिक्स, बट यू कैन बी गिवन द इंफॉर्मेशन एंड देन आस्क्ड टू सॉल्व। ओके सर। ठीक है, तो वैसे ही मैं क्वेश्चन भी दूंगा। ये तो चलो ठीक है, तुम सबको पता ही, अगर तुम लोगों ने कर लिया तो एवरीबॉडी नोज। बेसिकली द आइडिया इज कि चाहे तुम वीपी ले रहे हो, चाहे वी आरएमएस ले रहे हो, चाहे वी मीन ले रहे हो, बेसिकली द हाउ फास्ट दीज गाइज आर मूविंग थ्रू स्पेस is inversely proportional to the root of their molar masses. I mean, वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट सिंस द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज द सेम, तो वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। बचा ये कि भाई मोलार मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो सिंपली हम ये कह रहे हैं कि भाई जितना देर में गैस बी L/4 पहुंचता होगा, यानी कि अगर मैं इसको देयरफॉर ऐसे लिखूं एज अ रेशियो, तो मैं ये कह रहा हूं कि VB/VA इज द सेम एज MA/MB। और ये VB से ड्रिफ्ट करा होगा L/4 और वो VA से ड्रिफ्ट करा होगा 3L/4 सेम टाइम में। अगर सेम टाइम में चालू किया था तो जितना देर इसको लगा 3L/4 कवर करने में, उतना में उसने L/4 कवर कर लिया। तो बेसिकली A कवर्स 3L/4 in the same time as B covers L/4। तो टाइम इक्वेट कर देंगे बस। टाइम कितना हो जाएगा, B ने चला L/4 कितना स्पीड से, VB, और वही टाइम लगा A को 3L/4 विद VA। तो अब VA VB का रेशियो तुम्हें पता है मासेस के रेशियो में, तो L कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ गए ये चीज? नथिंग वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। अच्छा,
अब ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, रीजनेबली ट्रिकी है एक्चुअली, थोड़ा ट्रिकी नहीं, सोचना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि एक फर्नेस है और फर्नेस जो है किसी शेप का फर्नेस है, मान लो सिलेंड्रिकल फर्नेस, और फर्नेस में हवा है, एयर, फर्नेस के बाहर भी हवा है, और फर्नेस में जो है बेसिकली फर्नेस बंद है, शट फर्नेस है, आई मीन क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है ये, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल होल विच इज समवेयर, सो आई विल मेक इट इन लेट्स से येलो कलर, बड़ा सा दिखा रहा हूं मैं बट सपोजिटली ये छोटा सा होल है, ठीक है। सो द फर्नेस, Can't hear this. What sir is speaking? so there is a very small hole in the furnace via which gas can go out or come in, ठीक है। जो आउटसाइड हवा है उसका जो प्रेशर है, बाहर जो एयर है उसका प्रेशर है 100 पास्कल, और उसका टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और अंदर जो हवा है उसका टेम्परेचर है 57 डिग्री सेल्सियस, और ये मेंटेन किया जा रहा है, ऑब्वियसली फर्नेस है ये, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से हम मेंटेन कर रहे होंगे इसको, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको जो है फाइंड द स्टेडी स्टेट प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ एयर इन द फर्नेस। अच्छा, अब इसके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ ली है चीजें, लेकिन अगर if I had to give it in physics, I would have to make it a passage type problem, because in physics you're not supposed to know this beforehand. This is not stuff that you're supposed to remember from before, ठीक है। KTG फिजिक्स का जो है वो इतना ही है कि बस तुम्हें ये VRMS, V मीन और ये सब पता हो और कॉन्सेप्चुअली समझ में आता हो। ये रिजल्ट्स जो है कि मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन फ्लक्स और सर वो याद नहीं है सर, बताया था लेकिन कभी यूज नहीं किया कोई क्वेश्चन। हाँ, कि वो पढ़ा देते हैं, सब पढ़ा देते हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस होता नहीं। मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में पूछते हैं नहीं पूछते हैं, जेई में वो सिलेबस में, लेकिन फिजिक्स में डेफिनेटली वो सिलेबस में नहीं है, टेक्निकली वो सिलेबस में नहीं है। बट क्योंकि पैसेज टाइप क्वेश्चन तो किसी में भी बनाया जा सकता है, इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। तो पहले मैं वो बता देता हूँ, तो तुम इसको पैसेज टाइप प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पढ़नी होती पहले वो ये है कि एक क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड पार्टिकल फ्लक्स, ठीक है। पार्टिकल फ्लक्स का जो सिंबल है वो फाई होता है। एक्चुअली फिजिक्स में किसी भी टाइप के फ्लक्स का सिंबल फाई होता है। फ्लक्स इज द फ्लो, तो पार्टिकल फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मोशन। तो पार्टिकल फ्लक्स डिफाइंड होता है as the number of particles crossing, I could easily just type this instead of writing so much. ठीक है, that's called particle flux, इसे बोलते हैं पार्टिकल फ्लक्स। तो अब जो है मतलब मीनिंग इसका ये है कि यदि अगर गैस के अंदर तुम चले गए, ठीक है, दिस कॉल्ड, दिस द डेफिनेशन ऑफ इट। अगर तुम गैस के अंदर चले गए तो बेसिकली तुम गैस में कहीं पर भी हो, मान लो ये गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, थोड़ा जूम पिक्चर देख रहे हैं गैस का, और गैस के पार्टिकल्स है ये,
तो ये हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, रैंडम स्पीड से जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है इस स्पीड से, कोई उधर जा रहा है बहुत हाई स्पीड से, कोई इधर जा रहा है छोटा स्पीड से, कोई उधर जा रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अगर तुम इसमें कहीं पर एक यूनिट एरिया पकड़ लेते हो इस गैस के अंदर कहीं पर भी, लाइक यू मेक अ यूनिट एरिया मतलब एन एरिया ऑफ यूनिट साइज, इट्स जस्ट अ सर्कल और व्हाटएवर, and if you stand on near the thing and you ask yourself how many particles are going to cross this region, this pierce this surface going from bottom to top, नीचे से ऊपर कितने पार्टिकल, तुमने क्लॉक चालू कर दिया और उसमें जो यूनिट टाइम जब हो गया तुम काउंट करते रहे, इसमें से तुमने कितने पार्टिकल्स निकलते हुए देखे। ये रेलेवेंट नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में निकल रहे हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि उनको नॉर्मली निकलना है, ये जो टेढ़ा जा रहा है वो भी काउंट होगा। बेसिकली कितने लोग इस एरिया में से निकल रहे हैं एक यूनिट टाइम में, वो एब्सोल्यूट नंबर जो है इज गिवन द नेम ऑफ पार्टिकल फ्लक्स एंड सिंबलाइज्ड एज फाई। तो इट टर्न्स आउट कि फाई की जो वैल्यू है, फाई का जो फॉर्मूला है, अब ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ये बता रहे हैं तुम्हें अपनी तरफ से कि टर्न्स आउट कि एक गैस में फाई जो है वो गैस की डेंसिटी यानी नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और गैस की एवरेज स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीम्स रीजनेबल। छोटे कंटेनर में बहुत गैस पार्टिकल्स भर दोगे यानी एन बड़ा होगा, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। दिस इज नॉट मास डेंसिटी which is the mass per unit volume, this is the number, simply count how many particles are there in a unit volume in the container। तो it seems legitimate कि भाई जितना एन ज्यादा है यानी जितना कंटेनर छोटा है और पार्टिकल्स उसमें टोटल ज्यादा तुमने क्रैम कर दिए हैं, उतना ऐसा कहीं पर भी एरिया बनाने से उसको ज्यादा पार्टिकल्स पियर्स करके जाते होंगे, ज्यादा पार्टिकल्स उसको छेद के जाते होंगे। तो ये नंबर बड़ा होना चाहिए फ्लक्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर इज मोर। ऑल्सो इफ दे हैव अ मोर हायर एवरेज स्पीड ऑल्सो यू एक्सपेक्ट, बिकॉज इफ दे आर मूविंग फास्टर देन मोर ऑफ देम विल बी क्रॉसिंग दिस एरिया, बिकॉज जो दूर है अगर वो छोटा स्पीड से चलते हैं और कोई यहाँ पर बैठा है और वो इतना स्पीड से चल रहा है और तुमने यहाँ पे बोला क्लॉक मैंने चालू कर दिया, तो हो सकता है इतना स्लो चल रहा है कि यूनिट टाइम में वहां तक पहुंच ही नहीं पाता हो, तो जो यहाँ तक होगा वही पहुंच पाएगा, तो एक रीजन के लोग ही इसको क्रॉस करते होंगे। अगर ये फास्टर मूविंग पार्टिकल्स हैं तो हो सकता है दूर के पार्टिकल्स भी इसको यूनिट एरिया में क्रॉस कर लेते होंगे, तो बड़े रीजन के पार्टिकल्स इसको क्रॉस करते होंगे यूनिट टाइम में। तो इट सीम्स लेजिटिमेट टू ऑल्सो अज्यूम कि जितना एवरेज स्पीड ज्यादा है उतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग एन एरिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग समझ गए हो। ये पार्टिकल फ्लक्स एज अ कॉन्सेप्ट इसलिए रेलेवेंट होता है केटीजी में क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू केटीजी इज फंडामेंटली अबाउट बीइंग एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक कंसिडरेशंस। कि जो प्रेशर का माइक्रोस्कोपिक मीनिंग है कि पार्टिकल्स उसको ठोक रहे हैं वॉल को, तो हम क्या ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम ठोक रहे हैं, फिर हर पार्टिकल कितना बड़ा हिट मार रहा है तो इतने पार्टिकल्स कितने हिट मारेंगे, उसी से प्रेशर का वैल्यू बनता है। तो जब हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है केटीजी में, हम नहीं कर रहे हैं मगर जब करनी होती है टेक्निकली कि इस वॉल ऑफ द कंटेनर को कितना बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, तो यही करना पड़ता है कि उसमें तुम एक यूनिट एरिया पकड़ते हो और फिर ये फाइंड करते हो कि एक सेकंड में कितने लोग इसको ठोक रहे हैं, वो यही तो क्वांटिटी है। मतलब ये यूनिट एरिया गैस के अंदर बना है या वॉल पे बना है, बात तो एक ही है। भले वो इसको पियर्स करके इधर की साइड ऑफ द गैस में चले जाते हो या इसको ठोक के वापस आ जाते हो, जितने लोग इस पे पहुंच रहे हैं वही तो हो गया रेलिवेंट क्वांटिटी, है ना। तो उसके लिए यूज होता है ये, वहां इसकी यूटिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में इसका दूसरा यूज है। तो ये अगर मैंने तुम्हें बता दिया, ये इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दी है, दिस इज अ गिवन इन्फॉर्मेशन फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस and the meaning of particle flux. So from that information and this problem statement, you have to calculate this value. Data सारा दिया हुआ है, ठीक है, व्हाइट में लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर दिखता है। इधर का टेम्परेचर जो है वो है 57 डिग्रीज, ये मेंटेन्ड है। ये फर्नेस है तुम्हारी, इसमें भी एयर थी है, और बाहर भी एयर है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्रीज और जिसका प्रेशर है 100 पास्कल। तो तुम्हारा आंसर पास्कल में आएगा इसका। ठीक है, सॉल्व करो और चैट पे लिखो आंसर एंड लेट्स सी।
तो वो करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। So what is the initial pressure inside the furnace? So हाँ बोलो। so is there any value given for initial pressure inside the furnace? नहीं, वो जरूरत नहीं है। अच्छा, okay. इनिशियल तो मान लो ना वही रहा होगा। देखो फर्नेस पहले ठंडी रही होगी और बाहर और अंदर सब सेम रहा होगा, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। फिर तुमने उसको हीट किया, फिर तुमने नीचे उसका कॉइल चालू कर दिया या फायर लगा दिया, जो भी कर दिया, तो फिर धीरे धीरे वो अब एक नई स्टेडी स्टेट पे आ गया जिसमें उसका टेम्परेचर 57 पे फिक्स हो गया, तो प्रेशर भी एक वैल्यू पे फिक्स हो गया होगा। पहले तुम्हें ये सोचना पड़ेगा ठीक से, केयरफुली, कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है। पहले वो सोचो, बताना मत मेरे को, थिंक अबाउट इट। एक सर, so steady state doesn't mean that बाहर और अंदर सेम प्रेशर होगा क्या? नहीं। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है सर, एक सेकंड। सर सॉरी सर, वो 100 पास्कल किसका था प्रेशर, आउटसाइड के इनसाइड? आउटसाइड, जो बाहर लिखा है। सर मैं बाहर का और अंदर का। क्या? सर नहीं, कुछ नहीं, कुछ।
तुम लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन अभी? या यस सर, एक सेकंड। हाँ सर। नहीं कर लो, मैं बस ये कह रहा था स्क्रीन तो नहीं गायब हो गया कहीं? सर इज इट लाइक एन इंटीजर आंसर? नहीं, सर कैन यू चेक? इसको डेसिमल में बता देना। यस सर, एक सेकंड। हर्षवर्धन तू भी डेसिमल में बता दे कन्वर्ट करके। सर मुझे गलत लग रहा है बट ठीक है भेज दो, कोई बात नहीं। नहीं गलत ही है। गोपाल करेक्ट है, निश्चित गलत है। हर्षवर्धन करेक्ट है। प्रेक्षा गलत है। श्लोक क्लोज, क्लोज टू करेक्ट आंसर, क्वाइट क्लोज। ध्रुविल गलत है। नहीं सर मैं क्या करूँ।
हाँ ठीक है श्लोक, वही रिलेशन आएगा। कर दूं मैं सॉल्व? यस सर सर। ठीक है, तो इसके लिए जो है देखो, ये प्रॉब्लम लेने लेने के पीछे जो मोटिवेशन है वो ये है कि पहले तो प्रॉपरली ये रियलाइज करने की जरूरत है कि स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि केटीजी एक माइक्रोस्कोपिक थ्योरी है, राइट? मैंने काफी इस पे ज्ञान दे दिया तुम लोगों को ऑलरेडी, माइक्रोस्कोपिक वर्सेस माइक्रोस्कोपिक। केटीजी इज अ माइक्रोस्कोपिक थ्योरी, बट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, व्हेन वी अप्लाई देम, व्हेन वी से थिंग्स लाइक, तो मैं एक पहले जनरल बात बोलता हूँ। जैसे जब तुम इस टाइप का चीज कर रहे होते हो, मान लो कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम करेंगे आगे, तुम लोगों ने पहले केमिस्ट्री में भी किए होंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे, जो कि एक टिपिकल पिस्टन सिलेंडर टाइप प्रॉब्लम होती है, राइट? कि एक कंटेनर है मेरे पास,
और इसमें एक मूवेबल पिस्टन है जो फ्रीली मूव कर सकती है विदाउट एनी फ्रिक्शन बीच में, ठीक है। तो ये तुम्हारी पिस्टन हो गई, और पिस्टन जो है दो तरफ गैस को सेपरेट कर रहा है। हो सकता है सेम गैस हो दोनों तरफ, हो सकता है डिफरेंट गैस हो सकता है डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हो सकता है इधर डेंसिटी ज़्यादा हो, वट इधर डेंसिटी ज़्यादा है मान लो, लेकिन ठंडा है गैस। क्या ये हो सकता है कि दोनों तरफ हमारे पास मान लो सेम ही गैस है, हीलियम है, लेकिन इधर ज़्यादा डेंसिटी है गैस की, इधर कम डेंसिटी है गैस की, और फिर भी पिस्टन मूव नहीं कर रही है? इज दिस, यू गाइस थिंक दिस इज पॉसिबल? नो हो सकता है। कैसे हो सकता है? नहीं सर नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम भी बराबर है। देखो, So provided both are at the same temperature, right? नो, Yes. दे कैन बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। लेकिन अगर लाइक एक का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके पार्टिकल्स इवन इफ इट हैज लेस पार्टिकल्स वो ज्यादा फोर्स से ठोकेंगे ना वो करेक्ट, पिस्टन को। करेक्ट। मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम एक यूनिट वॉल्यूम पकड़ लो इसमें, मान लो तुमने एक यूनिट वॉल्यूम पकड़ लिया, ऐसा दोनों तरफ यूनिट वॉल्यूम पकड़ लिया, ठीक है। तुमने यूनिट एरिया पकड़ा पिस्टन पे, यूनिट एरिया पकड़ा, ये यूनिट एरिया है पिस्टन का, इधर से भी यूनिट एरिया पकड़ा है, और लेंथ में यूनिट है तो पूरा यूनिट वॉल्यूम है, इधर से भी यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। इधर भी कुछ पार्टिकल्स है। अब इधर जो है इसके यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स है, पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा है इधर, तो पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है इधर, और दूसरी तरफ कम है। लेकिन प्रेशर जो है, अब यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो तो अगर तुम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से सोचोगे तो वो बेसिकली इक्वल्स टू एनआरटी ही है, ये समझा पहले तो। यस गैस का वॉल्यूम वन। वॉल्यूम वन है, तो ये एन जो है ये मोल्स नहीं है, ये है नंबर डेंसिटी। फिर समझ गए? अगर नंबर डेंसिटी में ले रहे होते हैं तो फिर आरटी नहीं होता, फिर केटी होता है। ये भी एक वर्जन है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी या पीवी equals to NKT are both the ideal gas equation. So इस वाले- capital N is number density. नहीं, कैपिटल N is the total number of particles. इसमें जो है ये हाँ सर, chemical- NKS तो आ रहा है ये moles होगा। इसमें स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो इस इक्वेशन को, नीचे वाले वर्जन को अगर वॉल्यूम से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये क्वांटिटी को फिर से स्मॉल n बोलने लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्मॉल n का मीनिंग अलग है फ्रॉम दैट। Over there, that is the total number of moles in the container. Over here, it is the total number of particles in the container. इन दोनों में तो आपस में रिलेशनशिप समझ रहे हो, इसको अगर एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। लेकिन जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वो जो n by v, which is the number of particles per unit volume, total number of particles को total volume से डिवाइड कर दिया, तो वो जो है उसको भी unfortunately small n ही बोला जाता है. So it can get confusing sometimes with this n and this n. Over there, the n represents the total number of moles in the container. Over here, the n represents the absolute number of particles in a unit volume. समझ गए तुम लोग? ठीक है, तो वो वर्जन में लिखा हुआ है यहाँ पे. अब k तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली the implication is that the pressure generated by the gas is proportional to the number of particles per unit volume and the temperature. Meaning the same pressure could be generated by a gas which has 4n number of particles per unit volume, but which is only at 1/4 the temperature. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. So can you repeat the last statement? Pressure being proportional to the number of particles per unit volume and the temperature basically implies that you could have the same value of pressure
Yes, if you increase the number of that thing and decrease the temperature. Correct. If you do that in the same proportion, if you make the number of particles per unit volume 4 times, but also cool down the gas to 1/4 the temperature, it will still generate the same pressure on the piston. जो तू बोल रहा था ना पहले सेंटेंस, उसका मैथमेटिकल वर्जन है कि ये पॉसिबल है कि ऐसा गैस जिसमें पार्टिकल्स कम है लेकिन वो ज्यादा वायलेंटली ठोकते हैं, Yes, sir. तो वो उतना टोटल हिट दे सकता है पिस्टन को जितना एक दूसरा गैस जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं और बहुत ऑफन ठोकते हैं लेकिन बहुत माइल्डली ठोकते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में प्रेशर दोनों तरफ इक्वलाइज हो सकता है। तो एक तो ये एक सेपरेट इशू है, ये प्रॉब्लम से डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसके थ्रू तुम्हें ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि माइक्रो लेवल पे मैक्रो लेवल पे जो चीज सेम है वो माइक्रो लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होने से भी जनरेट हो सकती है। द सेम प्रेशर कैन बी जनरेट विद अ डिफरेंट सेट ऑफ micro conditions. More particles and generally moving slower versus less particles and moving faster could lead to the same macroscopic pressure. So what does steady state pressure mean in this case? हाँ, अभी मैं उस पे आ रहा हूँ, हमारे प्रॉब्लम में स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है। लेकिन अब दूसरी चीज ये समझ लो यहाँ पर, विच इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, रेलेवेंट थिंग प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट ये है समझना कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, ये जो भी पिस्टन सिलेंडर प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें अल्टीमेटली पिस्टन रुक जाती है जब तुमसे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा होता है कि भाई बता दो ये कितना है वो कितना है। जनरली इनका टेम्पलेट क्या होता है, मैं भी कोई प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक प्रॉब्लम टेम्पलेट बता रहा हूँ। ये जो पिस्टन सिलेंडर के जितने भी तुम थर्मोडायनामिक्स में प्रॉब्लम देखोगे उनका एक फिक्स टेम्पलेट होता है कि तुम्हें एक सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस दे देंगे कि इधर 1 मोल हीलियम है, उधर 2 मोल नाइट्रोजन है, वो इस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पर है, ये उस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पर है। तो एक सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस होंगे, फिर कुछ होता है जो है बेसिकली मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ which describes many possibilities. Piston is moved by this much to the right, piston is moved by this much to the left, gas on the left is heated by this amount, gas on the right is cooled by this amount, whatever, something happens. And then later the system finds itself in a new state with a different set of PV and T for both gases. ये टिपिकल टेम्पलेट है एक पिस्टन सिलेंडर प्रॉब्लम का। तुम्हें इनिशियल माइक्रो वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं और तुम्हें यह बता दिया जाता है कि गैस के साथ क्या हो रहा है, और तुमसे पूछा जाता है कि जो फाइनल वैल्यूज हैं इनकी वो कैलकुलेट करो। मतलब सारी नहीं, कुछ पता होती है और कुछ तुम्हें कैलकुलेट करनी होती है। तो ये एक टिपिकल टेम्पलेट है एक पिस्टन सिलेंडर प्रॉब्लम का। लेकिन जब तुम मैक्रो लेवल पे सॉल्व कर रहे होते हो तो फाइनली जब तुम बोलते हो कि अच्छा मेरा फाइनली एक स्टेट आ गया और कहानी खत्म हो गया जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्योंकि पिस्टन मूवेबल है और फाइनल स्टेट में पिस्टन रुकी हुई होगी कहीं पर, तो ये ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस होगा कि इन एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, since the piston will finally be at rest, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली वरना क्या पूछ रहे हैं तुमसे, अगर पिस्टन अभी चल ही रही है तो तुम कैसे बता सकते हो कि क्या हो रहा है ना? तो पिस्टन तो रुक ही गई होगी कहीं ना कहीं जाके। वैसे अभी हम देखेंगे, मैं बताऊंगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर आफ्टर केटीजी कि पिस्टन एक्चुअली हमेशा ही रेस्ट पर होती है एक सेंस में। लेकिन सिंस द पिस्टन विल फाइनली बी एट रेस्ट, द नेट फोर्स ऑन द पिस्टन मस्ट बी 0, and since the area of the piston on both sides is the same, that implies, this condition implies that the pressure on the left must have become equal with the pressure on the right, है ना? अब होता क्या है कि तुम ये कंडीशन के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हो एक सेंस में। आफ्टर हैविंग डन अ फ्यू पिस्टन सिलेंडर प्रॉब्लम्स, यू गेट वेरी अटैच्ड टू दिस कंडीशन, यू फील लाइक दैट दिस मस्ट ऑलवेज हैपन, बट दैट इज नॉट द केस। दैट इज व्हाई आई टुक दैट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया कि ऐसा होना जो है हमेशा जरूरी नहीं है। ये तब जरूरी है जब तुम इसकी रीजनिंग कहां से ला रहे हो? तुम इसकी रीजनिंग पिस्टन से ला रहे हो। गैसेस की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उनके प्रेशर इक्वल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम है ही इस बारे में कि दोनों तरफ का गैस जो है, फर्नेस के अंदर और फर्नेस के बाहर का गैस का प्रेशर इक्वल नहीं होता है बाद में, और वही स्टेडी स्टेट होती है। इसका 100 पे रहता है और इसका 100 से कुछ डिफरेंट वैल्यू पे रहता है और वो फिक्स रहता है। सो देयर इज 2 गैसेस एंड दे आर इन कम्युनिकेशन वाया द होल, बट येट दे आर नॉट एट द सेम प्रेशर। तो तुम्हारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम में कि अगर 2 डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस पकड़े हुए हैं और उनके ऊपर कुछ कुछ हो रहा है, तो तुम्हारा एक जो क्विक इंपल्स होता है कि टू से कि फाइनली तो दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूं कि वो इज नॉट ऑलवेज जस्टिफाइड।
The only scenario in which it is justified is when there is a mobile piston, and eventually when the piston stops moving, it must be the case that the net force on the piston is zero. तो तुम एक macroscopic reasoning से इस condition पर आ रहे हो. The macroscopic reasoning being that the physical object called the piston, which you can see with your eye, has stopped moving. So therefore, it must be experiencing an equal push from both sides. Only then is this true. बट ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि मतलब ये तो कुछ है ही, अब जब भी दो गैस होंगे मेरे पास तो मैं फाइनल में यही बोलूंगा कि प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर. ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है. तुम लोग समझे पहले ये बात जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी? हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम में वहां पे होल है. अब हो सकता है एक पॉइंट पे तुमको लगे कि यार होल्स के थ्रू दोनों गैसेस कम्युनिकेशन में है, तो दे मस्ट हैव द सेम प्रेशर. हाउ कुड इट बी कि एक गैस है और वो जो है दूसरे गैस से कम्युनिकेट कर सकता है, बीच में होल है. चलो बंद कर दिया होता फर्नेस को कंप्लीटली, पूरा शट कर दिया, रिजिड मटेरियल से बंद है, तो एक बार को इंसान समझ भी सकता है कि अंदर हम किसी भी प्रेशर पे फिर उसको होल्ड कर सकते हैं. भाई मेरे साइकिल के टायर के ट्यूब के अंदर की हवा जो है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कहीं ज्यादा हाई प्रेशर पर है, तभी वो मेरा वेट उठा सकता है. लेकिन वो तब हो पा रहा है ना जब वो उसको बंद कर दिया गया. अगर वो बाहर की हवा के साथ कम्युनिकेशन में होगा तो कैसे वो प्रेशर मेंटेन कर लेगा कि मैं टायर खुला रखूं और बैठ जाऊं साइकिल के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो उसका प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा बाहर के साथ. तो लगता तो वैसे ही है कि जो हवा आपस में कम्युनिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है. इफ यू थिंक केयरफुली अबाउट इट, two different amounts of air, like the air in the furnace and the air outside the furnace, can very well be at two different temperatures. वो कैसे होता है? जैसे तुम ये एग्जांपल लो, तुम लोगों ने ये भी प्रॉब्लम किया होगा, आई एम श्योर, केमिस्ट्री पढ़ते टाइम. क्या तुम लोगों ने प्रॉब्लम किया था कि एटमॉस्फेयर जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ गैस है, तो तुम उसमें सॉल्व करते हो कि प्रेशर या डेंसिटी ऑफ एयर कैसे हाइट के साथ डिक्रीज हो रही है. Have you done this kind of problem in chemistry? PV equals to nRT का एप्लीकेशन है. Oh no sir. ये तुम लोगों ने नहीं किया है? नहीं सर. अच्छा रियली? ठीक है, हम करेंगे इसको सॉल्व. बट तुम्हें ये पता तो है कि दुनिया में ऐसा होता है कि प्रेशर का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है ग्राउंड लेवल पे ज्यादा है जहाँ पे हम लोग हैं और सांस ले रहे हैं, और पहाड़ों पे कम हो जाता है. इसीलिए जब पहाड़ पे जाते हैं तो सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हवा जो खींच रहे हैं वो है ही कम अवेलेबल. तो यानी कि गैस का प्रेशर, ये सारी हवा आपस में कम्युनिकेशन में है, किसी ने किसी को बंद करके थोड़ी रखा है. ये किसी टायर के अंदर थोड़ी बंद है जो ये हाई प्रेशर पे बैठ सकती है. इट इज in communication with the air which is above it, and yet you find that they are at two different pressures, or rather there is a variation of pressure. Pressure is a function of height. That can very well happen. तो हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि इवन दो वो दोनों गैसेस आपस में कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दो अलग अलग प्रेशर पे पॉसिबली हो सकते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर सॉल्व कैसे करें अगर हम प्रेशर इक्वल नहीं कर सकते और टेम्परेचर तो है ही नहीं इक्वल दिया हुआ है अंदर. Rates of entering and exiting. Correct. That is where the whole idea of the thinking carefully about the steady state comes into picture. तो हो ये रहा होगा इस प्रॉब्लम में, मैं इसका पूरा स्टेज डिस्क्राइब करता हूँ कि मुझे पता नहीं मैंने वो क्यों किया, लेकिन that was the only thing that you could equate, तो मैंने ठीक है, fair enough. If in the absence of any other thing and you are not unable to figure it out, you should still just go with whatever the math is suggesting and go with it, right? तो ठीक स्ट्रेटजी है. लेकिन अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो वही क्यों करना है. अगर तुम इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करो, और हम क्या कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो फर्नेस है और जो बाहर की हवा है उनके बीच में क्या स्टोरी है. तो देखो पहले क्या हो रहा होगा, पहले की कंडीशन बिफोर, मच बिफोर यू स्विच्ड ऑन द फर्नेस, और हम क्या कर रहे हैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं. तो हम होल के एकदम बाजू में खड़े, ठीक है. तो ये तुम्हारा यहाँ पे होल है, ये कंटेनर है, ठीक है, और ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है फर्नेस के. तो मैंने जूम कर लिया थोड़ा सा पिक्चर पे, ठीक है. तो इनिशियली दिस इज वे बिफोर यू इवन स्विच्ड ऑन द फर्नेस. तब क्या स्टोरी रही होगी, होल के दोनों तरफ की विसिनिटी में डू यू अग्री कि इक्वल डेंसिटीज ऑफ गैस होगा? यस सर. है ना, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम सब कुछ, क्योंकि बाहर भी हवा है अंदर भी हवा है. होल से क्या फर्क पड़ता है? इट्स लाइक कि कोई कंटेनर रखी हुई है लेकिन उसका एक दरवाजा बंद ही नहीं है, तो अंदर जो हवा है उसमें और जो बाहर जो हवा है उनमें कोई डिफरेंस थोड़ी हो जाएगा, सेम ही सिचुएशन है. तो ये तब है जब तुमने फर्नेस चालू नहीं करी थी. अब जैसे तुम फर्नेस चालू करते हो तो क्या होता है, तुम अंदर की हवा को गर्म कर रहे हो,
तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो पहले ये सोचो कि जब ये सिचुएशन रही होगी तब डू यू अग्री कि इधर का भी जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जो जनरल सिलेक्शन ऑफ स्पीड्स है पार्टिकल्स का और जो जनरल रैंडमनेस है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा टू इधर का जो स्टोरी है? Yes, sir. Initially, it will be the same. तो do you think we can say कि at this moment, this is before you ever switched on the furnace, that the number of particles exiting the hole is equal to the number of particles entering the hole? Yes, sir. यानी कि मैं इस समय ये कह सकता हूं कि पार्टिकल फ्लक्स that is going this way must have been equal to particle flux that is going this way. ये सबको समझ में आ रहा है ना यहां तक? हाँ सर। ठीक है, ओके। अब जब तुमने हीट कर दिया तो क्या स्टोरी हो गई? हीट करने से क्या चेंज होगा इस ड्राइंग में? सर जो इनसाइड है वो फास्टर मूविंग है। जो इनसाइड है वो फास्टर मूविंग है, तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ सर। तो देयरफॉर क्योंकि फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स रेट है वो तुम्हें बताया गया है कि स्पीड के भी प्रोपोर्शनल है। हाँ सर, फ्लक्स गोइंग आउटसाइड विल इंक्रीज। Flux going outside will increase. So once the furnace fires up, this will exceed this. Yes. ये तो सेम ही रहेगा, ये बढ़ जाएगा। तो इधर की फिर ओवर टाइम नंबर डेंसिटी के साथ क्या होगा? कम हो जाएगी। समझ गए? हाँ सर, पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, वो बाहर जा रहे हैं। पार्टिकल्स कम हो जाएंगे क्योंकि बाहर जितने जा रहे हैं उससे कम लोग अंदर आ रहे हैं। हाँ तो सर, over a period of time you will see this kind of a situation emerge. लेकिन ध्यान रखो कि इनका V इनसे ज्यादा है। These are generally now a set of faster moving particles compared to those guys which are still the same 0 degree वाला distribution, है ना? तो फिर अब जब तुम बोल रहे हो कि फिर एक steady state आ जाएगा, तो how do you visualize that steady state? What does it mean? जितने अंदर आ रहे उतने ही बाहर। हाँ सर, इक्विलिब्रियम वापस हो जाएगा। जितने बाहर जा रहे हैं उतने ही अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो इक्वल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेम नंबर और सेम स्पीड है दोनों तरफ। वो इसलिए इक्वल हो रहा है क्योंकि अंदर कम नंबर है लेकिन फास्टर मूविंग पार्टिकल्स हैं, और बाहर ज्यादा नंबर है लेकिन स्लोअर मूविंग पार्टिकल्स हैं। यस। तो देयरफॉर दोनों तरफ का जब फ्लक्स फिर से इक्वलाइज हो जाएगा सर, वो स्टेडी स्टेट होगा। तो वो अगला स्टेडी स्टेट होगा जो फिर सस्टेन करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम तो मैक्रो लेवल पे गैस देख रहे होगे। तुम्हारे हिसाब से मान लो फर्नेस में अब इस वक्त 4 मोल एयर है, तो 4 मोल फिक्स रहेगा ना हमेशा के लिए, क्योंकि 10 पार्टिकल एग्जिट करते होंगे। बीच में क्या होगा? शुरू में क्या होगा? शुरू में कंटेनर में 8 मोल गैस रही होगी। मतलब कंटेनर में शुरू में प्रेशर टेम्परेचर वही रहा होगा जो बाहर था, उस हिसाब से कंटेनर की वॉल्यूम के हिसाब से अंदर टोटल मान लो 8 मोल गैस थी। जब तुमने गर्म कर दिया तो कंटेनर की वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो या तो कंटेनर का प्रेशर बढ़े या कंटेनर में मोल्स घटे। तो मोल्स घट गए और फाइनली घट घट के फिर जो है फाइनली अब एक नए मोल वैल्यू पे बैठ गया कंटेनर कि अब 4 मोल फिक्स गैस हो गई। अब तक वो डिक्रीज हो रहा था नंबर, तो कंटेनर के अंदर की गैस की अमाउंट जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कॉल इट अ स्टेडी स्टेट, बिकॉज इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोगों को बताया था डिटेल में कंडक्शन के टाइम पे कि स्टेडी स्टेट का मीनिंग होता है नॉट ओनली फॉर कंडक्शन बट फॉर एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। स्टेडी स्टेट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन फिजिक्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टॉपिक यू आर डूइंग, इज दैट इट इज दैट स्टेट which basically where things have stopped, anything that you can measure has stopped changing, any of the macro variables have stopped changing with time, like situation जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखता रहता है। तुम 1 घंटे बाद आओ फिर वैसे ही दिख रहा होगा, 10 घंटे बाद आओ फिर वैसे ही दिख रहा होगा। तो वो कब आएगा? वो तब आएगा जब फिर जो है फ्लक्स रेट आउट और फ्लक्स रेट इन इक्वल हो गए होंगे। तो अगर अंदर 4 मोल हैं तो हमेशा 4 मोल ही दिखते होंगे। आई एम नॉट सेइंग इट इज द सेम एग्जैक्ट पार्टिकल्स व्हिच आर ऑलवेज फाउंड इन द फर्नेस, they probably keep exchanging with the particles outside the furnace, but the total number of particles in the furnace now remains a constant and never changes with time. So then it is the new steady state. समझ गए तुम लोग? अभी ये है तुम्हारा फाइनल स्टेडी स्टेट जिसके लिए तुम सॉल्व कर रहे हो। तो बस ये रीजनिंग से तुम्हें पता चल गया कि ये करने की जरूरत है। This is what needs to be written and you will get the answer. I hope clear हो गया होगा सबको।
तो अब फ्लक्स रेट इक्वल करना है तो बोलो भाई कि ठीक है, इन न्यू स्टेडी स्टेट particle flux from both sides equalizes। तो हम बोलेंगे कि अब अंदर जो है ni पार्टिकल डेंसिटी है और अंदर की स्पीड जो है एवरेज vi है, तो वो बाहर ni पार्टिकल डेंसिटी है तो बाहर की स्पीड vo है। लेकिन तुम्हें पता है कि स्पीड चाहे कोई सी भी हो, या एवरेज स्पीड हो, आरएमएस स्पीड हो, व्हाटएवर स्पीड हो, और सब मॉलिक्यूल्स तो सेम ही एयर ही है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के रूट के प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर इनसाइड इक्वल्स टू ni रूट ऑफ टेम्परेचर आउटसाइड। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई अपनी। दूसरा हम लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन ऑन अ यूनिट वॉल्यूम, वन टेकन इनसाइड, वन टेकन आउटसाइड। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं PV equals to NKT on a unit volume inside and unit volume outside। तो इनसाइड लगाएंगे तो बोलेंगे P inside equals to NI inside K T inside and P outside equals to N outside K T outside। डिवाइड कर दो इनको, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो यहां से Ni by NO है ये, एक तो इनमें से NO होना चाहिए ना, दोनों कैसे Ni है। यहां से Ni by NO निकाल के यहां डाल दो, के कट गया, Ni by NO डाल दोगे। Ni by NO क्या है, रूट ऑफ T0 by T1, तो यहाँ डाल दो। तो बेसिकली T1 by T0 का रूट हो जाएगा, Pi by PO जो है रूट ऑफ Ti by TO हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get P inside by P outside is under root of temperature outside by temperature inside। तो P inside जो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू टेम्परेचर आउटसाइड कितना है 0, यानी 273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना होता है कभी भी, और बाहर कितना है, सॉरी इनसाइड कितना है 57, सो दैट इज 330। मैंने उल्टा लिख दिया शायद। It should be T inside upon T outside। हाँ, T inside upon T outside, T inside upon T outside। तो P inside हो गया, T inside is 330, T outside is 273 होल का रूट टाइम्स what is P outside 110 पास्कल। So this will turn out to be approximately, sorry ये 100 पास्कल था और आंसर 110 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, सबको समझा? यस सर। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आई वुड नॉट से दैट दिस इज लाइक एन एवरेज काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कि तुम सोच रहे हो कि डायरेक्टली तो मैं पीवी इक्वल प्रेशर इक्वल नहीं कर सकता, बट दिस इज व्हाट यू लर्न, राइट? द न्यू थिंग दैट यू आर लर्निंग इन केटीजी इज दैट अगर एक टूल काम नहीं कर रहा है कि प्रेशर तो इक्वल नहीं कर सकते, तो फिर तुम गिव अप नहीं कर सकते हो, मतलब इन द सेंस ऑफ नॉट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम सीइंग फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स नॉट लाइक यू हैव नथिंग एल्स टू से, कि भाई पता ही नहीं अब क्या करें, प्रेशर इक्वल नहीं कर सकते तो वी कैन से नथिंग। नो, वी कैन स्टिल से समथिंग and we just have to look more closely to at the system। माइक्रोस्कोपिकली जाके हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट आ गई है और होल है उधर, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि सब कुछ मैक्रो लेवल पे चेंज होना बंद हो गया होगा, यानी फर्नेस के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है वो फिक्स हो गया होगा। तो वो तो तभी हो सकता है ना, मेरा बैंक बैलेंस तो तभी फिक्स हो सकता है जब मेरी इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए। तो अगर कंटेनर के अंदर, फर्नेस के अंदर, खुले हुए फर्नेस के अंदर, बंद फर्नेस के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस कोई नायाब चीज नहीं, आई मीन दैट्स एक्सपेक्टेड। कंटेनर बंद है तो जो उसके अंदर गैस है वो फिक्स ही रहेगा। खुला हुआ कंटेनर के अंदर, जिसके बाहर भी हवा है अंदर भी हवा है और हवा फ्रीली मूव कर सकती है, के अंदर जो है अगर टोटल अमाउंट ऑफ हवा चेंज होना बंद हो गया है, फिक्स हो गया है, तो वो तभी पॉसिबल है जब जितनी हवा बाहर जा रही है उतनी ही हवा अंदर आ रही है। दिस इज काइंड ऑफ लाइक जो हम, मतलब इन सिमिलर स्पिरिट, ऑल्दो अनरिलेटेड बट इन सिमिलर स्पिरिट, जब रेडिएशन में हम कहते थे कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना तब बंद हो जाएगा
जब वो दुनिया से जितना रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है उतना ही वो खुद रेडिएट करने लगेगा। उससे पहले या तो वो ज्यादा रेडिएट कर रहा होगा तो वो ठंडा हो रहा होगा, या कम रेडिएट कर रहा होगा तो वो गर्म हो रहा होगा। लेकिन स्टेडी स्टेट तभी आएगी, यानी उसका टेम्परेचर तभी एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ेगा जब वो लेन देन उसका इक्वल हो जाएगा दुनिया के साथ। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे एक्सेप्ट रेडिएशन का लेन देन नहीं है, पार्टिकल्स का लेन देन है। तो हम कहेंगे स्टेडी स्टेट तब आ सकती है जब पार्टिकल्स का एक्सचेंज फ्रॉम ईदर साइड हैज इक्वलाइज्ड। ठीक है, आई होप सबको समझा होगा प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और करते हैं, एक सेकेंड, एक पेज आगे चला गया ना, पेज को कहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, 2 पेज आगे। लाइन क्या है अभी? ऑलराइट, सो एक प्रॉब्लम और करो, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है अगेन। ठीक है, इसमें जो है तुम्हें बस बोलना है कुछ, या मतलब कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, बट अगेन दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम वेयर यू कांट रीजन बेस्ड ऑन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो केटीजी पढ़ने का फंडामेंटल रीजन ही होता है कि जो मैक्रोस्कोपिक रीजनिंग से नहीं बताया जा सकता है उसको माइक्रोस्कोपिक रीजनिंग से बताओ। तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू स्पीक द आंसर एंड हैव टू गिव मी करेक्ट रीजनिंग। ठीक है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि 2 सिचुएशन है मेरे पास। एक सिचुएशन ये है कि मेरे पास जो है एक कंटेनर है और फिर दूसरे सिचुएशन में भी वही कंटेनर है। ठीक है, और बंद है कंटेनर, पिस्टन जैम्ड है, इसकी चल नहीं सकती है। और दोनों में केसेस में मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक आइडियल गैस डाल दिया है। मान लो दोनों में सेम ही आइडियल गैस है, सेम अमाउंट में, सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे ये गैस दोनों के अंदर डाल दिया गया है। सो लेट्स से ये कंटेनर A है, ये कंटेनर B है। बोथ कंटेनर्स आर फिल्ड with 1 mole helium at let's say 50 degrees at T equals to 0। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंटेनर ए की जो बॉडी है, यानी अगर एक कॉपर का कंटेनर है या व्हाटएवर, तो इसका जो बॉडी है वो 10 डिग्रीज पे है, और कंटेनर बी का जो बॉडी है वो 90 डिग्रीज पे है। So is it closed or like is the upper surface open to the नहीं, atmosphere? क्लोज्ड है, क्लोज्ड Okay. कंटेनर। And the volume is the same. वॉल्यूम इज द सेम, एवरीथिंग इज द सेम, आइडेंटिकल कंटेनर्स है। ठीक है, So is the temperature maintained at 10 and 90, or it's just that's just the initial temperature? इनिशियल। Okay, so ठीक है, इतना सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। आई कुड हैव सिंपली आस्क्ड इट टू यू एज अ स्टेटमेंट कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि इन विच केस does the gas exert the larger pressure on container walls at T equal to 0 मैं पूछ रहा हूँ, not later. The situation is not allowed to unfold. दो कंटेनर लाए कॉपर के, आइडेंटिकल कंटेनर्स, एक 10 डिग्री पे था, फ्रिज में से निकाला, और एक जो है गैस पे रखा हुआ था, और उनको अचानक से टेबल पे रखा और क्विकली जो है दोनों में 1 मोल हीलियम जो 50 डिग्री पे था वो फिल कर दिया और बंद कर दिया, और उसी समय
पे ये पूछा जा रहा है कि दोनों सेम कंटेन होगा क्या दोनों में? So we're not allowed to use PV equal to nRT, na? You said like I won't give the answer. हाँ, why can't you apply PV equals to nRT here by the way? देखो सेम तो तुम PV equals to nRT से ही बोल रहे हो ना. Why are you saying same? Why are you not making a distinction between a 10-degree container and a 90-degree container? Because you are thinking बिकॉज जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो गैस कर रहा है ना, तो अगर गैस ठीक है, का ठीक है, वही बात है ना. तो PV equal to nRT से ही तो सोच रहे हो. दोनों केसेस का जो गैस है हाँ वैसे तो हाँ वो सेम है, सेम मोल है, सेम टेम्परेचर है, सेम वॉल्यूम है. तो तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड में ही PV equal to nRT लगा दे रहा है चुपके से, और तुम्हें बता रहा है कि सेम प्रेशर आना चाहिए. या चलो PV equal to nRT भी नहीं लगा रहा होगा, PV equal to nRT से भी जनरल रीजनिंग कर रहा होगा और बोल रहा होगा जब सेम है तो सेम ही होगा. लेकिन आंसर सेम नहीं है. लेकिन आंसर सेम नहीं ऑब्वियसली, वरना क्या क्वेश्चन है. द आंसर इज नॉट दैट दे आर बोथ इक्वल. तो अब प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, फिर उसके बाद सोल्यूशन निकलेगा. प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि हम PV equal to nRT नहीं लगा सकते यहाँ पर. अगर तुम PV equal to nRT लगाओगे तो तुम गैस पे ही लगाओगे, वो तो गैस की इक्वेशन है. लेकिन दोनों केसेस में गैस का स्टोरी एकदम सेम है. सेम टेम्परेचर, सेम टाइप ऑफ गैस, सेम नंबर ऑफ मोल्स, सेम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. So then PV equal to nRT has nothing else to say except say that the two pressures are equal, but that is not the correct solution. So therefore PV equals to nRT is out of the window. The thing to think about is why is it not applicable here at this point? Acha, will it be applicable at a later point maybe, do you think? हाँ सर लेटर पॉइंट में What is that later point? सर Temperature equilibrium Temperatures are is equal. So when thermal equilibrium is attained between तो the wall and the दोनों gas. सेम टेम्परेचर पे आ गए, Yes, sir. कंटेनर हाँ. एंड गैस. Correct. जब कंटेनर, if you give the situation some time and you come back a while later, at which point the gas has achieved thermal equilibrium with the container. अब obviously दोनों Or is it container, because PV equal to nRT में some energy conservation gets used, लेकिन over here the gas में energy आ रहा होगा फिर. नहीं, ठीक है, ओके. एक्चुअली तुम करेक्ट बोल रहे हो, इन अ वेरी ब्रॉड सेंस यू आर करेक्ट कि PV equal to nRT जो है वो उसकी डेरिवेशन जो होती है फंडामेंटल लेवल पे, वो इस अजम्पशन पे इनबिल्ट होती है एक तरीके से कि गैस और कंटेनर आपस में एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं अभी भी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियसली कर रहे हैं. तो एसेंशियली प्रॉब्लम इसमें ये है कि PV equal to nRT, दोनों चीजें सीखना जरूरी है. ये भी जानना जरूरी है कि PV equal to nRT क्यों नहीं लगा सकते, और फिर ये भी ऑफ कोर्स जानना जरूरी है कि फिर क्या करना है. तो PV equal to nRT इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो PV equal to nRT is an equation of state, or more precisely it is an equation of equilibrium state, meaning to say that you can only apply PV equal to nRT to a gas at a stage when all of P, V and T, and of course N also, have stopped changing with time. It's an equation of state. A state is an in thermodynamics, it's an equation of an equilibrium state, or basically a steady state, meaning to say when none of P, V, N and T are changing anymore, then they have fixed their values to whatever value. Then you come in and say अच्छा ये इसका प्रेशर है, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका मोल्स है, ये इसका टेम्परेचर है, तो इनमें ये रिलेशनशिप होती है. तो अगर मुझे इनमें से कोई चीज नहीं पता है तो मैं वो कैलकुलेट कर लूंगा if I know the rest of the things. But at a stage when let's say its temperature is still changing, which in this example is the case, T equal to 0 पे ही पूछा जा रहा है तुमसे, तो तुम PV equal to nRT नहीं लगा सकते. PV equal to nRT does not apply in a situation where things are still changing. Any of the P, V, N or T, any of the four properties of the gas, the pressure, the volume, the amount and the temperature are still changing with time. You cannot apply PV equals to nRT. बाद में लगा सकते हो जब होगा कि भाई केस ए में गैस का कुछ हो गया होगा फिक्स, गैस थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कंटेनर थोड़ा गर्म हो जाएगा, प्रोबेबली थोड़ा मॉडिफाई करके कर सकते हैं ना. 30-40 पे हो जाएगा. मॉडिफाई कैसे करेंगे PV equal to nRT को, नहीं हो पाएगा एट दिस स्टेज, नहीं हो पाएगा. और लेटर लगा सकते हैं अगर इफ यू गिव इट एनफ टाइम, देन प्रोबेबली कंटेनर जो है 10 से 30 पे आ जाएगा, गैस भी 10 से 30 पे आ जाएगा, और फिर सब चीजें स्टेबल हो जाएंगी. तो फिर उस समय हम बोलेंगे हाँ उस समय का P, उस समय का V तो V रहेगा, चलो N ही रहेगा, तो उस समय का P और उस समय का T में रिलेशनशिप होगा. सिमिलरली हाँ
सर तो मतलब हम PV इज इक्वल टू NRT को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हम PV इक्वल टू NRT को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा सवाल है, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। PV इक्वल टू NRT को डिफरेंशिएट, तुम इसीलिए तो बोल रहे हो कि PV इक्वल टू NRT को डिफरेंशिएट करने का मतलब कि वो P या V या T या जो भी है उनके DT आ रहे हैं तो वो चेंज हो रहे होंगे। हाँ सर, वो वो रेट आ रही है लेजिटिमेट, ना फिर। हाँ तो वो लेजिटिमेट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो लेजिटिमेट है। वो इसलिए लेजिटिमेट है क्योंकि वो बाद में करते हैं, ठीक है, जब प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा, फिर लंबी कहानी हो जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा, PV इक्वल टू NRT लगा सकते हैं। फिर क्या रीजनिंग करें, तो रीजनिंग वही करेंगे जो इस चैप्टर में सीख रहे हैं। चैप्टर क्या है? KTG इज अ माइक्रो थ्योरी मीनिंग यू हैव टू जूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वॉल, बिटवीन द वॉल एंड द पार्टिकल। You just have to go down to that level. In the absence of a macroscopic equation of state, which is not working at this point, you will have to zoom into the thing and see what is happening. ठीक है, तो तुम जूम इन करते हो तो तुम ये देखते हो, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और तुम्हें समझेगा जो कि प्रॉब्ली हो सकता है तुमने पहले भी सीखा हो KTG केमिस्ट्री में पढ़ते टाइम। इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, HCV में बुकलेट में तुम्हें दिख जाएंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो दो चीजें एक साथ हो जाएंगी हमारी। जब हम पहले वही चीज बोलता हूँ, वो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसको इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा गैस थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया है कंटेनर के साथ। सो लेट्स लुक मोर क्लोजली एट व्हाट डज इट मीन टू हैव अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ माइक्रो स्केल। जब तुम एक कंटेनर लेते हो, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें कोई गैस है, और मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम है विद द कंटेनर, मतलब कंटेनर का बॉडी और गैस का एक ही टेम्परेचर है, अब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉर व्हाटएवर। तो लेट्स से भाई गैस जो है वो 50 डिग्री पे है और कंटेनर का बॉडी भी 50 डिग्री पे है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है? माइक्रोस्कोपिक मतलब जानने के लिए हमको यहां जाके जूम करना पड़ेगा इसको। तो जब हम वो करते हैं तो हम देखते हैं कि गैस के पार्टिकल्स हैं, तो गैस के पार्टिकल्स दिखते हैं अपने को, ये रहे। लेकिन ऑब्वियसली जब तुम इतना हाई जूम कर दोगे तो कंटेनर की वॉल भी पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखेगी। कंटेनर की वॉल कोई प्लेन सरफेस थोड़ी है, इट्स ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो लेट मी शो, let us say that the gas is helium, so it's a small atom, and the container is copper, so it's a big, those are big atoms, and let me draw them in a different color. So this is your copper. ये ड्राइंग का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? यस सर, जूम करके ये कंटेनर का बॉडी है। कंटेनर क्योंकि सॉलिड है, कॉपर क्योंकि एक क्रिस्टलाइन लैटिस वाला ऑब्जेक्ट है, तो उसमें ये एटम्स जो है अपनी जगह से ज्यादा हिल नहीं सकते। हाँ ये बात ट्रू है कि थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं, ये तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंडक्शन का मैकेनिज्म ही है ये। लेकिन ये छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब ऐसा नहीं कि वो भी हो सकता है भाई, यू कुड से द गैस इज सो हॉट दैट इट जस्ट बॉम्बार्ड्स वन ऑफ दीस गाइज एंड पुल्स इट आउट। हाँ हो ही सकता है, हॉट गैस जो है सरफेस ऑफ कॉपर को मेल्ट कर सकता है, एवेपोरेट कर सकता है, कोरोड कर सकता है। लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं तो भाई कॉपर फिक्स्ड है, और गैस जो है तुम्हारा, गैस के पार्टिकल्स मोर और लेस ये हैं, और इसको रैंडमली बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है। ये फ्री टू मूव है, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है। तो जब तुम बोल रहे हो कि गैस भी 50 डिग्री पे है और कंटेनर भी 50 डिग्री पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डज दैट मीन दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द गैस हैज द सेम स्पीड? No, sir. No, so the overall speed No, is sir. 50. एवरेज में से Range of एवरेज में। speeds, yeah. इसमें भी कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसे हैं, इसमें कोई ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे हैं, Yes. यही हाँ, तो sir. चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ऑन एवरेज सबकी ये स्पीड है, मान लो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 50। ये सबकी नहीं होगी, कुछ होगी ज्यादा कुछ होगी कम, बिकॉज देयर इज अ मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, बट लेट्स से ये एवरेज के हिसाब से काउंट। सिमिलरली कंटेनर के अंदर, कंटेनर भी 50 डिग्री पे है। अब हालांकि ये बात अलग है कि कंटेनर एक सॉलिड है, और कंटेनर के अंदर सॉलिड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जीज की, वो मैक्सवेलियन नहीं होती है प्रॉपर्ली, इट्स अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन विद अ डिफरेंट नेम, बट लेट्स फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम कि वो भी एक मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेइंग दैट द कंटेनर बॉडी इज एट 50 डिग्री also doesn't mean that everybody is, now these guys cannot move around, unlike gas particles which are randomly moving around for long distances, they can only vibrate in place more or less। तो वही उनकी एनर्जी है, वही उसी से उनका टेम्परेचर आता है। तो लेकिन इसमें भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे लोग आइडेंटिकल वायलेंस से थोड़ी वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो कोई इतना वाइब्रेट कर रहा है, कोई इतना वाइब्रेट कर रहा है पगला जैसा, लेकिन 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो ये वाइब्रेशन, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 50। तुम लोग समझ गए? ठीक है। यस सर। अब जब ये पार्टिकल्स इससे कोलाइड करते हैं, कॉपर के एटम्स जो लगे हुए हैं उनसे कोलाइड करते हैं,
तो हर टाइप का कोलिजन होता होगा. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. एवरी काइंड ऑफ कोलिजन मस्ट बी टेकिंग प्लेस. इवन दो द गैस इज एट 50 and the container is at 50, sometimes this guy, which is the slower particle in the gas, whose speed is lesser than the speed which makes 50 degrees Celsius, ये कभी इसको ठोकता होगा, which is the, मतलब अगर तुम गैस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, एक ही ग्राफ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं, तो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन मैं बना रहा हूं ग्रीन में, ये गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है मान लो, ठीक है, और कंटेनर का डिस्ट्रीब्यूशन मैं ब्लू में बना रहा हूं. तो ऑब्वियसली वो भी सेम टेम्परेचर पर है, लेकिन प्रॉब्ली इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट मी मेक इट अ लिटिल डिफरेंट इन हाइट. ठीक है, डजंट मैटर. ठीक है, दिस इज द कंटेनर एंड द ग्रीन इज द गैस डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऑब्वियसली ठीक है, उनका एवरेज बराबर है, तभी 50-50 पे है. लेकिन ऑफ कोर्स इट इज द केस that there are particles in the gas which are slow moving particles, like this guy here. I mean slower than whatever 50 degrees somewhere is. And there are particles in the container which are faster than 50 degrees, and sometimes this guy hits that guy, like ये कभी इसको ठोकता होगा. तो जब ये वाला पार्टिकल जो गैस के डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर साइड पर है, वो कंटेनर के डिस्ट्रीब्यूशन के हायर साइड वाले को ठोकता होगा, तो इस ट्रांजैक्शन में एनर्जी इससे कंटेनर पार्टिकल से गैस पार्टिकल को जाती होगी. करेक्ट? यस. वाइसी वर्सा, कभी ये वाला बंदा गैस का, जो कि गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के एवरेज से फास्टर है, इट इज द आउटलायर ऑन दिस साइड, ये गैस में भी एक ज्यादा पगला है, और ये कंटेनर के डिस्ट्रीब्यूशन के थकेले को ठोकता होगा, जो कि 50 से जो एवरेज बिलो एवरेज टाइप का टेम्परेचर है. रैंडम इवेंट से कोई किसी को भी ठोक रहा है. तो जब ये उसको ठोकता होगा तो एनर्जी इससे उसको जाती होगी. तो हम कहते होंगे गैस ने कंटेनर को एनर्जी दी है. तो जो इंडिविजुअल कोलिजन्स होते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, उनमें तुम ये नहीं कह सकते हो कि हर ट्रांजैक्शन में एक ही चीज हो रहा होगा. कभी गैस कंटेनर को देता होगा, कभी कंटेनर गैस को देता होगा, कंटेनर गैस को देता होगा, गैस कंटेनर को देता होगा, कंटेनर गैस कंटेनर को देता होगा, ये होता होगा. पॉइंट इज कि if you add the whole thing up, you get 0. मतलब टोटलिटी में ना गैस कंटेनर को नेट एनर्जी देता होगा और ना कंटेनर गैस को नेट एनर्जी देता होगा. बट एट एन इंडिविजुअल लेवल, in individual collisions, both types of things must be happening. Energy must be going from the container to the gas as well as from the gas to the container. ये बात समझ में आ गया? इससे ये बात भी क्लियर हो जाता है कि जब कंटेनर गैस से गर्म है, यानी जब थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, इफ यू पुट द गैस which is at 50 degree in a container that is at 100 degree, तो क्या होगा? क्या कभी ऐसा होता होगा कि गैस का कोई पार्टिकल कंटेनर के पार्टिकल को ठोकता होगा और उसको एनर्जी देता होगा? कैन बी पॉसिबल ना, वो आउटलायर. नहीं, ये तब भी होता होगा. हाँ, करेक्ट. इट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज अब जब कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक फास्ट गैस और एक स्लो सॉलिड का कंटेनर रिएक्ट होए तो वो गैस उसको देता है. बराबर. बेसिकली अब ये है कि तुम्हारा गैस का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो ऐसा है, और कंटेनर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये कंटेनर का है और गैस का ऐसा है, क्योंकि गैस लोअर टेम्परेचर पर है, कंटेनर हाइट. लेकिन तो भी ये एंडलेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, गो ऑल द वे. तो ठंडा गैस में भी ऐसे गरम पार्टिकल्स होते होंगे जो गरम कंटेनर के भी ठंडे पार्टिकल से एनर्जेटिक होते होंगे. तो होता ही, तो इसमें भी कभी होता होगा कि गैस पार्टिकल कंटेनर पार्टिकल को एनर्जी देता होगा. लेकिन द रिवर्स इवेंट वुड बी अकरिंग मोर ऑफन. The probability of the container particle giving gas particle energy would be more often. So जो ऐसे वाले exchanges हैं वो नंबर में कम हो जाएंगे और वापस आते हुए exchanges ज्यादा हो जाएंगे. So that in total at the macro scale the container will end up giving energy to the gas. And so over a period of time the gas will heat up and the container will cool down. तो ये ध्यान रख लो conceptually कि माइक्रो लेवल पे दो सब टाइप के इवेंट्स होते हैं. In thermal equilibrium, when you say two objects are in thermal equilibrium, that does not mean that even at the micro scale they don't exchange energy. At the micro scale there are furious transactions occurring. It's like भाई हम किसी कंट्री से ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोग पढ़ने जाते हैं, वहां पे डेट लेते हैं, वो लोग आते हैं, जॉब देते हैं. तो माइक्रो लेवल पे बहुत ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, कभी उनको फायदा हो रहा है, कभी हमको फायदा हो रहा है, कभी हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे चार्ज कर रहे हैं. कभी मैक्रो लेवल पे भाई जब कंट्री का निकालेंगे टोटल ट्रेड डेफिसिट उस कंट्री के साथ, तो जीरो आता है. भाई हमने उनको 500 बिलियन का सर्विस दिया एक साल में, उन्होंने भी हमें 500 बिलियन का सर्विस. दैट्स कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. Meaning at the macro scale it's equal, but at the micro scale it is like all possible things are occurring.
When thermal So equilibrium, the answer for this will be the 10 degree Celsius one. कि गैस नहीं 90 वाला will be the correct. 90 वाला होगा ना? Yes. 90 वाला कैसे सर? When हाँ उसी पे आ रहा हूँ, अब बताए तो अब हम अपने Sure. प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. आई होप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ सकते हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हॉट और कोल्ड होने का मतलब क्या है, एट द मैक्रो लेवल एंड एट द माइक्रो लेवल. ठीक है, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड. कम बैक टू द प्रॉब्लम. एक डाउट था. बोलो. तो हम जो कोलाइडिंग कंसीडर कर रहे हैं वो कोलाइड एवरेज पे हो रहा है ना, वो दोनों का एवरेज कोलाइड कर रहे हैं ना. हाँ, एवरेज कोलिजन. एवरेज कोलिजन मतलब सारे कोलिजन में जितना भी एनर्जी ट्रांजैक्शन हुआ उसका अगर तुम एवरेज निकालोगे तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जीरो आ जाएगा. मतलब सर जो गैस है उसका एवरेज और जो कंटेनर है उसका एवरेज, वो दोनों कोलाइड कर रहे हैं, वही कंसीडर कर रहे हैं ना हम. किस केस में? हमारे प्रॉब्लम के लिए? नहीं सर, इन जनरल. इन जनरल तुम कह रहे हो? प्रीवियस. हाँ हाँ हाँ, एवरेज ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर एवरेज प्रॉपर्टी ही है. तो टेम्परेचर के लेवल पे जब तुम बात करने जाते हो कि गैस 10 डिग्री पे और कंटेनर 90 डिग्री पे, तो क्या गैस का एवरेज और कंटेनर के एवरेज की तुम बात कर रहे हो, तो एवरेज टू एवरेज कंपैरिजन कर रहे हो. तो अब हमारे प्रॉब्लम पे अगर तुम आ जाओ और ये सोचो कि हमारे प्रॉब्लम में पहले केस में कंटेनर जो है वो 10 डिग्री पे था और गैस जो है वो 50 डिग्री पे था. तो मान लो 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड आती है वो इतनी आती है. ठीक है. अब अगेन वन कुड से कि इसमें भी तो ये हो रहा होगा कि कभी जो है कंटेनर जो है हमारा गैस का पार्टिकल कभी कंटेनर के उस पार्टिकल को ठोक देता होगा जो 10 के मुकाबले नहीं बल्कि 90 टाइप पे होता होगा, क्योंकि 10 डिग्री तो एवरेज है. ऐसा भी कोई पगला होगा कंटेनर में जो 90 टाइप ऑसिलेट कर रहा होगा. तो हाँ होता होगा, हाँ होता होगा. लेकिन बात तो वही है कि जब एवरेज लोगे तो एवरेज में, क्योंकि अब इसमें गैस गर्म है और कंटेनर ठंडा है और मैक्रो लेवल पे एनर्जी गैस से कंटेनर जाने वाली है, तो माइक्रो ट्रांजैक्शंस जो बैक एंड फोर्थ है उनमें ज्यादा फ्रीक्वेंट वो है जिनमें इधर से एनर्जी इधर जाती है ना. यानी इस पूरे केओस का जो एवरेज इंटरेक्शन देखा जाएगा उसमें एनर्जी इधर से इधर जा रही होगी. तो मैंने जो बनाया वो एक एवरेज इंटरेक्शन है. इवन दो एट द इंडिविजुअल स्केल अगेन वन कुड से कि नहीं, even with the hot gas and the cold container, no matter how hot the gas and no matter how cold the container, one could say कि वो सब correct है individual. But since I'm modeling an average interaction, I have to take it that the particle of the gas ends up giving the energy to the container. And if the particle of the gas ends up giving energy to the container, then of course it recoils with a lesser momentum. Agreed? जब तुम किसी चीज को हिट करते हो और वो तुमसे एनर्जी ले लेता है तो तुम वापस रिकॉइल कम स्पीड से करते हो. जो तुमसे जो वॉल तुमसे कोई भी एनर्जी नहीं लेता है. तुम सोचो एक एग्जांपल कि अगर एक परफेक्टली रिजिड वॉल है, परफेक्टली रिजिड, हाँ परफेक्टली रिजिड वॉल अगर तुम ले लो और उस पे परफेक्टली रिजिड बॉल फेंको v स्पीड से, तो कितना स्पीड से वापस आएगा? V से आएगा वापस. सही आएगा. बट लेकिन अगर ये वॉल परफेक्टली रिजिड नहीं है, अगर ये परफेक्टली रिजिड है तो ये तुमसे एनर्जी नहीं ले सकता है. कैसे लेगा? तो तुम इसको दे ही कैसे सकते हो? ना तो तुम इसको मूव कर सकते हो क्योंकि ये वॉल है पूरा, और ना तुम इसको कंप्रेस कर सकते हो स्प्रिंग की तरह क्योंकि ये रिजिड है ना. तो इसीलिए ये एनर्जी तुमसे नहीं ले सकता, इसलिए तुम अपनी सारी एनर्जी वापस लेकर आ जाते हो. लेकिन अगर तुम एक थोड़ा स्क्विशी वॉल पे बॉल फेंक के मारो, रबर का वॉल पे, जो एनर्जी ले सकता है तुमसे क्योंकि वो कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेशन में एनर्जी स्टोर हो जाती है स्प्रिंग की तरह. तो अगर तुम रबर का वॉल पे स्टील का बॉल देके मारोगे तो वो स्पीड से वापस थोड़ी आ जाएगा. वो जो भी चीज थोड़ा पीछे चला जाता है एक तरीके से, जो कंप्रेस हो जाता है या जो तुम्हारे इम्पैक्ट को काइंड ऑफ पीछे हट के अब्सॉर्ब करता है, वो एनर्जी ले रहा होता है तुमसे. यही रीजन है जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं तो कैच वैच लेना होता है लेदर की बॉल से, तो सिखाते हैं कि हाथ जब तुम बॉल आ रहा उड़ता हुआ तो जो तुम्हारा हाथ उसकी तरफ नहीं ले जाना है कि तुम गधे की तरह हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहे हो, तो डबल इम्पैक्ट हो जाएगा तुम्हारे हाथ पे. बॉल आते आते तुम्हें अपना हाथ, जैसी बॉल हाथ को टच करे तुम्हें अपने हाथ को भी स्प्रिंग की तरह पीछे खींचना है, so that over a longer period of time you are going to absorb the energy from the gas and it will not recoil that badly.
हाँ सर। ठीक है ना? हाँ एक सेकेंड। तो देयरफॉर इसका कितना मोमेंटम चेंज हुआ होगा? अगर मैं बोलूँ इसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ है, मान लो ये p मोमेंटम से गया और p/2 मोमेंटम से वापस आया, तो इसका जो मोमेंटम चेंज हो गया वो 3p/2 हो गया। यस सर। वेक्टर है p माइनस माइनस p/2, मतलब वॉल ने जो है p मोमेंटम डिस्ट्रॉय किया, ऐसा जैसे सुपरमैन रोकता है किसी ट्रेन को आते हुए, और फिर दूसरा डायरेक्शन में p/2 जनरेट किया, तो टोटल 3p/2 का धक्का मारा है इसको, तो वॉल को खुद 3p/2 का धक्का लगा होगा। ऑन दी अदर हैंड तुम्हारा जो दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें वॉल तुम्हारा 90 डिग्री पे है, उसमें जब तुम्हारा पार्टिकल आता है तो वो p से ही आ रहा है, क्योंकि गैस तो हमारा दोनों केस में 50 डिग्री से है, तो ऑन एवरेज सेम मोमेंटम है उसका। लेकिन 90 डिग्री का वॉल में कंपेयर टू दिस गाय एनर्जी इसको मिलती होगी। हाँ सर। तो ये जो है अब मान लो 2p से रिकॉइल कर जाता होगा, तो इस केस में मोमेंटम का हिट कितना हुआ है? 3p। 3p। यानी इसका वॉल ने इसका p मोमेंटम खाया और 2p का थप्पड़ मारा तो ये वापस गया, तो वॉल को भी तो उतना ही जबरदस्त हिट लगेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वॉल ने कितना ज्यादा जोर का हिट इस केस में खाया है, और वही प्रेशर होता और है। वही प्रेशर है। वही यस है। सर। तो हमें माइक्रो लेवल पे देखना पड़ रहा है इसको, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैक्रो लेवल पे हमारा जो माइक्रो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो काम नहीं कर रहा है, और वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक गैस और कंटेनर का थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। और PV गोज टू nRT तुम तभी लगा सकते हो जब सारी PV/NT प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज होना बंद हो चुकी हो। ठीक है, आई होप सबको समझ गया होगा। आज के लिए हम खत्म करते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो तुम लोग कर ही चुके हो, प्लस होमवर्क में कर लोगे। दीज टू वर स्पेसिफिक, एंड नेक्स्ट टाइम और करेंगे एक दो प्रॉब्लम्स विच टेक्निकली आर केटीजी प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे जो ट्रूली केटीजी प्रॉब्लम होना चाहिए, यानी वो ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जिसमें मैक्रो थ्योरी फेल ही हो जाए, कि तुम कोई और रीजनिंग से कर ही नहीं पा रहे हो उसको, तभी तुम्हें जाना पड़ता है माइक्रो थ्योरी पे और फिर तुम उसकी रीजनिंग लगा रहे हो। तो दोनों ही एग्जांपल जो अभी हमने करे वो उस टाइप के थे, वेयर यू हैव टू लुक एट द माइक्रो पिक्चर एंड देन फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। पिछला वाला पार्टिकल फ्लक्स वाला भी चीज था। ये मैं बोल देता हूँ, पार्टिकल फ्लक्स मैंने लिखा दिया है नोट्स में, बट लेटर इफ somebody looks at it, please don't think that you're supposed to remember this. ठीक है, this is not some part of syllabus. कहाँ लिखा है उसका कहानी? Oh, sorry, I got it disconnected. So if it recoils with greater momentum, so then when it has the next collision, that time its pressure will be more, right? फिर से बोल, सॉरी मैं ठीक से सुना नहीं। So if the 90 degree Celsius वाला container के gas particles, if they recoil with higher momentum, so then in their next collision, that time they will exert more pressure, right? Yes. Okay, sir. True. That's also true. That's sir. तो फिर आपने क्या बोला था? क्या चीज? Sir, आपने क्या reasoning दिया था for change in momentum? For this thing itself? Yeah, yeah. So the 90-50 वाला, हाँ. For that particular collision, energy will go because this is on average and more energetic particle than this guy. Yes, sir. Understood. So therefore, energy will go to this guy. So they will recoil with a bigger energy, which is a bigger hit of. No, but just looking at this interaction, like, मतलब pressure तो is what this guy exerts on that guy, ना? तो फिर नहीं, pressure is not what this guy. And anyway, एक तो ये momentum है, but also pressure is the momentum exchange. Momentum exchanged upon time. हाँ, बॉल अगर आ रहा है तुम्हारे हाथ की तरफ 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से और तुम्हें बस अपना हाथ सामने करके उसको रोक के गिरा देना है, या बॉल आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से तुम्हारे हाथ की तरफ और इतना जोर से उसको थप्पड़ मारना है कि 5 से वापस चला जाए, तो सिर्फ तुम बॉल का आता हुआ स्पीड देख के थोड़ी जज करोगे कितना जोर का लगेगा हाथ पे। हाँ, दोनों अलग अलग सिनेरियो है। एक में तुम बॉल को केवल उसका आता हुआ मोमेंटम किल कर रहे हो, yes sir, दूसरे में तुम पहले उसको किल कर रहे हो और रीजनरेट कर रहे हो दूसरा डायरेक्शन में। अब तुम ऑब्वियसली इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि तुम पहले बॉल को टेनिस खेल रहे हो कुछ खेल रहे हो, तो टेनिस का बॉल जब आता है रैकेट के स्ट्रिंग पे, नॉट ओनली आर यू फर्स्ट किलिंग इट्स मोमेंटम बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट इन अ सेंस, and then you are regenerating momentum in the opposite direction. Now these are not two distinct steps, they occur in the same swift motion, but it's a double hit compared to अगर केवल बॉल आके और मेरे को उसको स्टॉप करके उधर ही रोक देना होता। तो you can't just look at this guy and say कि दोनों वही प्रॉब्लम है ना। if you just look at the gas, वो तो मैक्रो लेवल पिक्चर ही हो गई, वो तो मैक्रो पिक्चर मेरे को बता ही रहा था। हाँ सर, समझा मैं, समझा, है ना? ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो सर धीरे धीरे प्रेशर वो 10 डिग्री वाले का बढ़ते जाएगा ना जब तक दोनों हाँ वो तो होगा, एनर्जी धीरे धीरे वापस उधर जा रही है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग ऑन एवरेज काफी एनर्जेटिक हो जाएंगे और ये लोग थोड़े थकेले हो जाएंगे। नेचुरली जब ये 50 का पार्टिकल आके इसको ठोकता होगा और ये स्पॉन्ज की तरह उसका एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता होगा तो रिकॉइल स्लो करता होगा। अब जब ये जाके किसी ऐसे को ठोकता होगा जो अभी भी 50 टाइप्स चल रहा है, जिसने अभी तक वॉल को नहीं ठोका है,
जब ये उसको ठोकेगा तो ये उसको भी स्लो कर देगा क्योंकि वो इसको एनर्जी दे देगा। हाँ सर। तो ये सॉर्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी पूरी गैस में फैल जाएगा, तो गैस 50 से ऑन एवरेज नीचे आने लगेगा, गैस का एवरेज ही कम होने लगेगा और इसका एवरेज बढ़ने लगेगा। एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, मान लो 35 पे, तो उसके बाद फिर ये स्टोरी का मीनिंग खत्म हो जाएगा कि भाई कौन किसको देता है। ऑन एवरेज दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में देते हैं। यस सर। ठीक है ना? सर आप ही करवाने वाले हो हीट एंड थर्मो या क्या चीज? सर हीट एंड थर्मो आप ही कंटिन्यू करने वाले हो? देखते हैं, अभी पता नहीं है मुझे। जो भी तुम्हारे सेंटर पे रहेगा वहीं से कंटिन्यू करेगा लास्ट में जो हमने किया होगा। लेकिन आप बोरीवली आते हो रामपुर ना? सेंटर आने वाला तुम लोग बोरीवली पे हो क्या? चेंबूर भी। सर कुछ लोग और बोल रहे हैं। अंधेरी, दादर, चेंबूर और बोरीवली। हाँ मिक्स है ना, तो अंधेरी बोरीवली तो मेरा रहता है। सर सर एक सीओएम में कंसेप्चुअल डाउट है। बोलो। सर मतलब जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं वैसा सुपर बॉल वाला, या मतलब एक बॉल ऐसा जा रहा है और हाँ। बॉल उसको, तो वो आपने वो मिरर में बताया था ना उसके फ्रेम में जाकर करने का, हाँ, तो उससे हाँ। भी वो प्रॉब्लम हो जाता है, पर पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है। मतलब क्योंकि इलास्टिक है ना, तो जीरो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। नहीं, पर ए- विदाउट अरे मतलब अरे वो लाइट हाँ, पार्टिकल एक नहीं, एक बार फिर से बोलना, सिचुएशन क्या था, ठीक से सुना नहीं मेरे को। मतलब एक बॉल बॉल की तरफ जा रहा है और वो बॉल मूव करते हुए बॉल की तरफ आ रहा है, तो हाँ, हम हाँ। क्या वो बॉल को मिरर मान के हाँ, मिरर को रेस्ट पे लाते थे ना, मतलब हम हाँ, 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 तो हाँ, हाँ। वैसे करके भी मतलब वो सॉल्व हो रहा था सम, पर पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है। अच्छा, तुम कह रहे हो कि ऑप्टिक्स के साथ उसका कैसे कनेक्शन बराबर बैठ रहा हाँ है? हाँ अच्छा। yes, sir. वो दोनों इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक तो वन हाँ सर, इलास्टिक तो E1 हो रहा है लाइट और पार्टिकल्स और मिरर में भी ऐसे होता है। हाँ, इलास्टिक ही हुआ। इलास्टिक इस सेंस में हो गया क्योंकि मैकेनिकल कोलिजन में तो इलास्टिक हो गया। इलास्टिक का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना? मतलब हाँ कि sir. अगर तू मान ले मिरर पहले रेस्ट पर है और तू उसकी तरफ, मिरर नहीं सॉरी, बॉल बॉल रेस्ट पर है और बॉल उसकी तरफ 5 का स्पीड से जा रहा है, और फिर जो है बाद में बॉल नहीं दूसरा बॉल हो सकता है और उसको ठोक देगा, तो अपना ये वाला पहला वाला बॉल मान ले वापस चल पड़ा 1 से और आगे वाला बॉल चल पड़ा आगे की तरफ 4 से, तो दोनों में फिर सेपरेशन होने का रिलेटिव स्पीड 5 ही है। हाँ सर। और इस कारण से अगर तुम जिस बॉल को हिट किया है जो 4 से आगे चल पड़ा है उसके फ्रेम से देखोगे तो ये बॉल तुम्हें बेसिकली पूरा इवेंट ऐसा लगा होगा कि ये 5 से आया और ठोक के 5 से चला गया, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बॉल गेटिंग हिट। यस सर। हाँ ओके। तो मिरर में लॉजिक वही है, मिरर सिंपली क्योंकि इन्वर्ट कर दे रहा है अपने अपने फ्रेम में, मिरर तुम्हारा आता हुआ वेलोसिटी को सिंपली इन्वर्ट कर दे रहा है, तो मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिचुएशन बिल्कुल एनालॉगस हो जा रही है टू द सेकंड बॉल व्हिच वाज गेटिंग हिट। हाँ वेलोसिटी वेक्टर को ही फ्लिप कर दे रहा है वो तो ऑटोमेटिकली जो इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है, मतलब नॉट इलास्टिक कोलिजन एज इन जनरल कि बॉल ने आके बॉल को ठोका तो दोनों चल पड़े, तो उससे तो सही से नहीं पता चलता है कि इलास्टिक कोलिजन कैसा दिख रहा है, क्योंकि वो तो रिलेटिव मासेस पे डिपेंड करता है कि मैं 5 से आया तो अगला वाला 4 से चलेगा और मैं 1 से वापस जाऊंगा, या मैं अगले वाले को ठोक के 5 से चला दूंगा और मैं रेस्ट पर आ जाऊंगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है जो सारी की सारी इलास्टिक कोलिजन कही जाएगी, लेकिन ये हमारे रिलेटिव मासेस पे डिपेंड करता है, राइट? हाँ यस सर। मान ले कि मैं प्लास्टिक का बॉल फेंका एक लोहा का बॉल पे 5 का स्पीड से, कोलिजन इलास्टिक है, तो लोहा का बॉल जो है प्रोबेबली 0.2 मीटर पर सेकंड से चल पड़ा और मैं जो हूं 4.8 से वापस जाने लग गया ठोक ठोक के उसको। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैंने पूल बॉल लिया होता और एक आइडेंटिकल पूल बॉल पे फेंका होता 5 से, तो मैं रेस्ट पर आ गया होता और वो 5 से जा रहा होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैंने लोहे का बॉल फेंका होता एक फोम के बॉल पे 5 का स्पीड से, तो मैंने तो उसको उड़ा ही दिया होता, मैंने उसको उड़ा ही दिया होता, वो बिल्कुल कुछ बन गया होता और मैं जा रहा होता। ये सारे केसेस इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन ये सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन अगर तुम इनको इस सेकंड बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सारे सेम है, सब में 5 से आके 5 से जा रहे हैं वापस, दूसरा चीज। हाँ सर समझ गया। सर बट और वो यही लोहे का बॉल तो आगे चला जाएगा और थोड़े एनर्जी कम कर वेलोसिटी कम करके ना। हाँ, तो ये भी जो है 5 से ज्यादा से जाएगा ना, तुमने पढ़ा होगा जब मैसिव बॉडी लाइट बॉडी को ठोकता है तो वो रिकॉइल करता है विद नॉट ओनली। हाँ सर ये ज्यादा से जाएगा। हाँ, ये ज्यादा से जाएगा, ये मान ले 8 से चला जाएगा, इसका कम हो जाएगा 3 तो भी 5 बचेगा, मतलब इसको ऐसे ही लगेगा कि 5 से आके ठोक के चला गया। ओ हर केस में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बॉडी गेटिंग हिट,
it will look like somebody came, hit at 5 and went back at 5. So they all look identical from the in the frame of the second object. तो और वो जो दिख रहा है फ्रेम ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट में, वो लिटरली वही चीज है जो मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, वेलोसिटी इनवर्ट, राइट? सर एक डाउट था। हाँ सर, दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं क्या अगर उनका टेम्परेचर अलग अलग हो तो? थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं, ये तो डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की, दैट इज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम कि उनका मतलब टेम्परेचर सेम हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो फिर मतलब नेट हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, वो क्या हुआ फिर? वही हुआ नेट ना। हीट एक्सचेंज तो ms डेल्टा t पे होगा ना, वो तो स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, हाँ, जिस टाइम पे दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, जैसे यहाँ पे देख लो एग्जांपल पे, तो अभी इनका टेम्परेचर इक्वल नहीं है गैस Yes, का और कंटेनर का। तो ज्यादातर कोलिजन ऐसे होते होंगे जिनमें गैस से कंटेनर को एनर्जी जाती होगी। हाँ, और लेकिन जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर दोनों टाइप के कोलिजन इक्वल फ्रीक्वेंसी से होंगे। हाँ सर। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो एनर्जी गैस से कंटेनर को जाती होगी, कंटेनर से गैस को जाती होगी, मगर नेट लेवल पे कहीं नहीं जाती होगी, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। अब जो तुम बोल रहे हो कि एमएस डेल्टा टी से क्या मिलता है, एमएस डेल्टा टी से ये नहीं मिलता है। एमएस डेल्टा टी बताता है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। ओके, हाँ ओके। वो दोनों का आपस का नेगोशिएशन है कि भाई मैं आया T1 टेम्परेचर पे और मैं इतना मास और इतना हीट कैपेसिटी का, ये मेरा कैपेबिलिटी है, ये मेरा हीट के ट्रांजैक्शन को नेगोशिएट करने का कैपेबिलिटी है ना। हाँ बिजनेसमैन हूं, ये मेरा कैपिटल है, नेटवर्थ है, और ये मेरा बिजनेस स्किल्स है। और तुम आए, ये तुम्हारा बिजनेस स्किल्स है और ये तुम्हारा कैपिटल है, कितना पैसा है तुम्हारे पास। तो अगर तुम्हारा हाँ बिजनेस स्किल्स मेरे बिजनेस स्किल से ज्यादा है, तो इवन दो तुम्हारे पास कम कैपिटल है, उस नेगोशिएशन में तुम हमारा अग्रीमेंट वैल्यू अपने क्लोजर ला सकते हो। यस सर। मतलब जिस फाइनल उस पे हम अग्री करेंगे, इट कैन बी क्लोजर टू योर देन माइन, जस्ट बिकॉज यू हैव मोर केपेबिलिटी टू हैंडल दैट। तो ये जो एमएस है, ये नहीं बताता है कि हम हीट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या थर्मल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। वो ये बताता है कि जब आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ नहीं कहता एमएस। वो कहता है कि जब वो आएगा, उसकी कंडीशन अलग है कि भाई वो माइक्रोस्कोपिक कंडीशन है, लेकिन आएगा तो कभी ना कभी। जब भी आएगा तो वो तुम्हारे T2 और मेरे T1 के बीच में किस जगह पे रुकेगी लाइन, वो ये दोनों डिसाइड करते हैं। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। समझ आया। यस। क्लास की रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा। सर ठीक है, ये और वो दोनों साथ में भेज दूंगा। ठीक है। सर, हाँ बोलो बोलो। possibility that between a gas particles and container, temperatures on average are different, but a single atom of each will have the same speed. Of course. Sir, but that probability will be very less, right? Or where will it range? Like, अच्छा, that depends. This kind of thing is hard to answer if you're comparing two different states of matter. मतलब गैस का डिस्ट्रीब्यूशन और सॉलिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमने थोड़ा सा this previous question, if we apply that logic, like वही मैं कह रहा हूँ, that's difficult to do between a solid and a gas. But if you take, let's say, take a simpler example, take two gases, let's say helium and hydrogen. Yes, sir. Are in the same container, or rather they have, or let's say they are in the same container and they have achieved thermal equilibrium with each other. So then the probability to have the same speed is a different thing than the probability to have the same energy, because temperature is related to average kinetic energy. So of course, if you say hydrogen has achieved thermal equilibrium with helium, then they will on average have the same kinetic energy but not the same speed, because hydrogen is a smaller particle, so it has to move faster to have the same kinetic energy as a helium particle. Okay. So therefore, even if you draw like a distribution and say ki they, let's say they have the same moles of each of them and the same everything, the distribution still does depend on the mass of each particle, right? There is an m factor in the beginning. Yes. There is an m particle here in the, चलो वहां तो mv स्क्वायर के साथ आ रहा होता है by 2 kT, है ना? Yes sir, yes sir. और क्योंकि इक्वल टेम्परेचर का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई है, तो ये वाला टर्म तो दोनों हाइड्रोजन हीलियम के लिए सेम हो गया होगा। So individually it will be different. हाँ, लेकिन ये टर्म जो है आगे से स्केल करता है, तो द हॉटर गैस विल हैव अ स्लाइटली डिफरेंट, I mean the more massive gas, the heavier particles जिसके हैं,
will have a slightly differently scaled. They will look identical, but they will be differently scaled in the sense of stretched on the essay kind of, right? Okay, sir. And so they will have the same whatever, they will have the same average and everything because they are at the same. But then you're saying ki what is the probability that I will find somebody from here and somebody from here having the same speeds? So that depends now on the relative magnitude. The probability that somebody has the speed in the lighter gas is represented by this value, and in the heavier gas is represented by this value. So at any speed, the probability that you find somebody is more for, I mean, this can be reasoned simply from the fact that the temperatures are equal, which is what the average kinetic energy of hydrogen is equal to the average kinetic energy of helium, which is to say that the half m hydrogen VRMS hydrogen square is equals to half m helium VRMS helium square. These two are equal, right? Yes, sir. So the probability that you find somebody with the same speed will scale in the inverse proportion of the masses. Okay. Right? The more close the masses are, the bigger this probability will be, which you're talking about. The more different the masses are, if you take helium and you take xenon in the same sample and they achieve thermal equilibrium, then I'm guessing the probability that you can find a molecule of each having exactly the same speed will decrease or will be smaller than the same probability in a mix of helium and hydrogen. Okay. So, sir, in that question, there we take comparison of that copper and that gas particles, right? True. Okay. But we are not comparing the speeds. Nowhere are we comparing the speeds. We are not comparing. Yes, sir. Speed comparison is a tricky business because of the very different masses, and so it depends on which two materials you are comparing and how they are structured, because solids ke andar वैसे भी, I mean, they are very massive and not moving that fast, and they can still have the same energy as very light gas particles moving really fast. So energies के बारे में reasoning करना is really simple or rather straightforward. Exact speeds के बारे में reasoning करना is tricky. I mean, it has to then, it's more of a mathematics. You can't just say it. You have to kind of do mathematics with it and figure it out. So if the mediums are same in questions, then we can, with speed comparison also we can do. Like suppose both are solids, both gases. Still, I mean, it still depends on the relative masses. I mean, you can have a solid which is like graphite, which is just carbon atoms, and you can have a solid which is tungsten, which is tungsten atoms, and they're very different masses. Okay, sir. One of them is like 10 times the mass of the other. So, I mean, that will have an effect naturally. Okay, sir. Okay. Okay. Sir. So एक डाउट था सर, आपने थर्मल एक्सपेंशन फॉर कूलिंग लिखा था N is equal to N naught into 1 minus alpha delta T. So सर माइनस साइन अल्फा के वजह से कि डेल्टा टी की वजह से डेल्टा टी की वजह से ओके सर, क्योंकि वो डेल्टा N naught भी चेंज हो रहा है तो उसके वजह से नहीं था ना? नहीं, वो भी डिक्रीज नहीं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डेल्टा टी. ओके, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, चलो खत्म करते हैं फिर. I'll send both the recordings. अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ. Thank you all. Bye.